गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। फटाफट से सभी के सही बच्चे हमारे साथ में जुड़ जाएंगे और मुझे कंफर्म कर देंगे। इज ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन? ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन? ऑडियो वीडियो एब्सोल्युटली फाइन? यस 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 यस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अंश, देवेंद्र, प्रदीप, विकास, अलियसगर, साइमा, जतिन, सुशील, नितिन यादव, संग्राम, रोविन, देव माल्या, आरजू, नीरज, गुड मॉर्निंग, यश, सोवनदीप, मृत्युंजय, नैना, पुष्पेंद्र, जॉय, ईशा, मधु, दिवेशी, किशन, शिवधरी, देवेंद्र, कमलेश, रोविन, हरप्रीत वालिया, सतीश, ऋषिका, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सही बच्चों को। नीरज सैनी, चिकू, गुर्जर, हर हर महादेव, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ब्रिजेश साहू, इंद्रानी, मनोज राय, दीपांशु, दिवाकर, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। सही बच्चे जुड़ते जाओ। चलो, कृदा, नावृति, बी मणिकांता, मुकेश। चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी आज की सुबह की क्लास में ऑफ सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग। एंड मैं हमेशा की तरह यही उम्मीद करूंगा आप सभी के सही बच्चे एकदम बढ़िया, एकदम मजे में, एकदम तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से करोगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। और मैं बता देता हूं, मैं भी एकदम बढ़िया हूं मेरे प्यारे बच्चों। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, आज हम अपने पास में एक ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही आपके पास आसान सा है, बहुत ही छोटा सा है, जिसे करने में एक ही लेक्चर लगता है और वो आपके पास समय से पहले खत्म भी हो जाएगा। छोटा सा नन्ना मुन्ना सा स्टैंडर्ड है। तो सभी बच्चे मुझे जरा बताएंगे, 12+12 क्या होता है? सिर्फ 24 होता है। ओ माय गॉड! 12 दिसंबर को 12वें महीने में आप देखिए तो मैं स्टैंडर्ड भी कौन सा लेके आया? एएस नंबर 24। क्या बात है, क्या बात है! कोइंसिडेंस देखो आप क्या है। कोइंसिडेंस नहीं है, ये प्लानिंग है। जब आप लोगों का बैच चालू हुआ था मैंने उसी दिन फैसला कर लिया था, 12 दिसंबर को जाके एएस नंबर 24 कराऊंगा। ठीक है? हाँ, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। ओ माय गॉड सर! हाँ, देख रहे हो तुम? चलिए, सो बिफोर वी स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड, बिफोर वी स्टार्ट विद द स्टैंडर्ड, आप लोगों के साथ में मैं फटाफट से क्विक 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 रिवीजन। कौन कौन से स्टैंडर्ड हो चुके हैं भैया? कौन कौन से स्टैंडर्ड हो चुके हैं भैया? पहले हम अपने पास उनको पता फटाफट से रिवाइज कर ले, फटाफट से रिवाइज कर ले। तो देखिए, जो बच्चे हमारे साथ स्टार्टिंग से है, जो बच्चे हमारे पास स्टार्टिंग से है, जो अगस्त से हमारे पास स्टार्टिंग से है, वो बच्चों की मैं बात करता हूं। उन बच्चों के साथ में हमारे 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो चैप्टर्स वाले में ही मैंने कवर करा दिए थे। काइंड ऑफ कुछ चैप्टर के साथ थे, कुछ एएस थे। जैसे एएस नंबर 13, मेरे साथ साथ बोलते जाना घर पे बैठे, बिकॉज ये मैं इसलिए कराता हूं बेटा रिवीजन, ताकि आपके दिमाग में नंबर और नाम में कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 27 स्टैंडर्ड से सिलेबस के 27 याद होने चाहिए हमें, नाम और नंबर। तो एएस नंबर 13 बोलते जाओ मेरे साथ, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। एएस नंबर 14, अमेलगमेशन। एएस नंबर 21, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एएस नंबर 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये मैंने एक्चुअली आपको अलग से ही करा दिए थे, ठीक है ना? जिसमें से 2 वैसे चैप्टर्स भी है, कैश फ्लो और अमेलगमेशन, और 2 आपके स्टैंडर्ड्स का पार्ट था, वो हमने कर ली क्योंकि उसमें बड़े बड़े टाइप थे। फिर जब से हमने स्टैंडर्ड शुरू करे, अपार्ट फ्रॉम की इंट्रोडक्शन और एप्लीकेबिलिटी, हमने क्या बेटा? एएस नंबर 1, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। एएस नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। 3 मैं बता दिया है। फिर हमने एएस नंबर 9 किया, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। एएस नंबर 11 किया, द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स। एएस नंबर 12 किया, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट किया। फिर हमने किया एएस नंबर 17, सेगमेंट रिपोर्टिंग भी किया। फिर हमने एएस नंबर 20, अर्निंग पर शेयर किया। तो हम ये वाले अपने पास स्टैंडर्ड्स कर चुके हैं, ये वाले हम अपने पास स्टैंडर्ड्स कर चुके हैं, ठीक है ना? सो एटलीस्ट बेटा ये नहीं होना चाहिए कि आपके पास में आप लोगों को एटलीस्ट नाम और नंबर में ही कंफ्यूजन हो। वो तो बेटा पता होने चाहिए, इसमें तो कोई डाउट है। मैंने पहले ही बोला, लिस्ट बना के रख लो अपने कमरे में, टिक करते चलो, और जो टिक होते जा रहे हो उनके नाम नंबर डेली बेसिस पे एक बार रिवाइज कर लिया करो 2-3 मिनट लगा के। हाँ, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पैरा नंबर है जो बताए हुए, वो भी अगर आप याद करते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है? चलिए,
सो क्या सभी बच्चे हमारे साथ में स्टैंडर्ड को तैयार आपके पास पढ़ने के लिए अपने पास रेडी है जी? यस सर, हम सभी बच्चे तैयार हैं, हम सभी बच्चे तैयार हैं। चलिए जी, तो बेटा हमारा स्टैंडर्ड जो है वो है एएस नंबर 24, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ये हमारे स्टैंडर्ड का नाम है, जो कि एक बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है, छोटा सा, और बहुत ही आसान सा है, वेरी वेरी इजी स्टैंडर्ड है। हाँ, जो ये स्टैंडर्ड है बेटा, मैं बता देता हूं, जैसे हमारा सेगमेंट रिपोर्टिंग था उसमें तो प्रैक्टिकल पार्ट था, पर वो स्टैंडर्ड मेन जो था वो डिस्क्लोजर बेस्ड था। ये स्टैंडर्ड भी आपका एक डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है। कौन सा स्टैंडर्ड है? डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है। नाउ मेरी बात को जरा ध्यान से सुनते जाएंगे सभी के सही बच्चे। बेटा कोई भी बच्चा नया बैच में ज्वाइन करता है तो प्लीज जाके लेक्चर नंबर 1 से देखिए, लेक्चर नंबर 1 से देखिए, बीच क्लासेस में देखेंगे आप ही को बेटा दिक्कत आएगी। ठीक है अनुष्का बेटा? ओके, अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनते जाए, अब मेरी बात जरा ध्यान सुनते जाए। तो बेटा आप सही बच्चों के साथ में मैं बात करना चाहता हूं, मैं एक वर्ड आपसे पूछना चाहता हूं। पहले तो यहां पे वर्ड डिसकंटिन्यूइंग लिखा है कि डिसकंटिन्यूड लिखा है? देखो दो अंग्रेजी शब्द की बात हो रही है। सबसे पहले हमें अपने पास में स्टैंडर्ड का रेलिवेंस समझना है, स्टैंडर्ड क्या कहता है वो बात की बात है, पर स्टैंडर्ड बना क्यों पहले हम उसको चर्चा करने जाते हैं। वर्ड क्या है? डिसकंटिन्यूइंग है कि डिसकंटिन्यूड है? सर वर्ड है आपके पास में डिसकंटिन्यूइंग, डिसकंटिन्यूड नहीं है, क्योंकि इसी का रेलिवेंस हमारे पास आना है। अभी समझना है डिसकंटिन्यूइंग का मतलब क्या, डिसकंटिन्यूड क्या होता है। ठीक है ना, दोनों बातों में फर्क है। अब मैं आपके साथ इस स्टैंडर्ड का रेलिवेंस समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। हमारे टेक्स्ट के गुरु का नाम क्या है? सर हमारे टेक्स्ट के गुरु का नाम है हमारे लॉर्ड जसी सर। क्या है? लॉर्ड जसी सर। तो आपको मैं बताना चाहता था लॉर्ड जसी सर के अलग अलग 3 काम हैं। लॉर्ड जसी सर के हमारे 3 अलग अलग काम हैं। पहला काम तो वो बच्चों को क्या करते हैं? कोचिंग की सर्विस देते हैं। लॉर्ड जसी सर के 3 अलग अलग बिजनेसेस करते बेटा, वो आपको पता नहीं है इस बात का। तो एक है कोचिंग का काम, ये है हमारे पास फर्स्ट ऑपरेशन। दूसरा हमारे पास उनका एक और काम है, दूध की सप्लाई का। किसका बेटा? दूध की सप्लाई का। हम तो यहां पे क्लास ले रहे हैं, हम तो यहां पर क्लास ले रहे हैं सुबह सुबह, और जस्सी सर अपना कौन सा बिजनेस कर रहे हैं साथ में? दूध सप्लाई कर रहे हैं, दूध सप्लाई कर रहे हैं। ज्यादा विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो दूध सप्लाई भी करते हैं। हाँ, हफ्ता वसूली वाला काम बंद कर दिया उन्होंने। तीसरा एक और है, वो अपने पास में जो है समोसा, पकोड़े और जलेबी, एक ये वाला काम भी करते हैं, एक ये वाला काम भी करते हैं। तो आपके पास में 3 काम है, एक कोचिंग का काम करते हैं, एक दूध सप्लाई करते हैं, और एक समोसा पकौड़े और जलेबी भी अपने पास में बेचते हैं बना के। ठीक है ना? अब हुआ क्या बेटा, इस वाले धंधे में उन्हें जो अपने पास में प्रॉफिट है, मान लीजिए यहां पे उन्हें 1200 का प्रॉफिट है, यहां पे उन्हें 950 का प्रॉफिट है, और यहां पे उन्हें 550 का लॉस है, 550 का लॉस है। और तुम सोच रहे होंगे अच्छा 1200 रुपये, अरे नहीं नहीं नलायको, बात करोड़ों में हो रही है, बात करोड़ों में हो रही है। ठीक है, तो आपके पास में ध्यान से सुनते जाओ जरा बेटा, इनका टोटल जो है, जो टोटल है वो कितना बना? सर 1600 बना। टोटल जो है वो 1600 बना। अब मुझे बताओ, अगी जो बैलेंस शीट पीएनएल वगैरह बन रही होगी, बैलेंस शीट पीएनएल बन रहा होगा,
अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वहां पे सीधा प्रॉफिट 1600 दिख रहा होगा? हाँ सर, वहां पे सीधा प्रॉफिट 1600 दिख रहा होगा, ठीक है ना, वहां सीधा प्रॉफिट 1600 दिख रहा होगा। ओके, अब बात इतनी सी आती है, जस्सी सर ने क्या बोला, वो कहते हैं कि भैया ऐसा है, इस वाले धंधे में तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, बचत ही नहीं हो रही है, हम सस्ते में बेच रहे हैं लोगों को, आधे तो घर ही चले जाते हैं, बच्चे ही खा जाते हैं, पैसे भी नहीं देते हैं। ठीक है, इस वजह से हम क्या कहते हैं, इस वजह से हम क्या कहते हैं, उन्होंने ये फैसला किया कि मैं इसको बंद कर देता हूं। मैं इस धंधे को अपने पास में क्या कर देता हूं, बंद कर देता हूं। कौन से वाले धंधे को? जिसमें उन्हें फायदा नहीं हो रहा। वो कह रहे चला के फायदा क्या है ऐसे धंधे को, मैं इसके सारे एसेट बेच दूंगा, सारी लायबिलिटी सेटल कर दूंगा, मैं इस धंधे को बंद ही कर दूंगा, मैं इस धंधे को बंद ही कर दूंगा। मुझे बताओ, क्या उन्होंने सोचा और तभी बंद हो जाएगा कि समय लगेगा बंद होने में? सर समय लगता है बंद होने में, समय लगता है बंद होने में। ऐसा कौन सा कि सारे एसेट्स है एक ही बार में, एक ही दिन में, जिस दिन सोचा उसी दिन हो जाएगा? बात समझने की कोशिश करना, बात समझने की कोशिश करना। वो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में रातों रात बंद हो जाएगा। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम। अब मैं आपसे एक छोटे से सवाल पूछना चाहता हूं, जब मैं अपना पीएनएल बना रहा हूं तो मैं वहां पे टोटल में 1600 लिखूंगा, एक ये मुझे वैल्यू दिख रही है, और मैं अपने पास में इसको बंद करने का फैसला कर चुका हूं, इसको बंद करने का फैसला कर चुका हूं, मींस मैंने इसे डिसकंटिन्यू करने का फैसला कर दिया। अब वो क्या क्या कंडीशंस पूरी होती है वो हम अपने पास धीरे धीरे सीखेंगे, पर मैंने इस वाले धंधे को, समोसा पकौड़े जलेबी वाले धंधे को मैंने बंद करने का फैसला कर लिया, पर अब ये बंद हुआ नहीं। मुझे बताओ, क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि जो ये आपके पास धंधे की वैल्यूज है, क्या इस धंधे की जो वैल्यूज है, क्या ये हमारी इसके एसेट लायबिलिटीज, इसका रेवेन्यू इनकम, इसका जो प्रॉफिट लॉस है, इसकी जो भी वैल्यूज है, वो हमारी बैलेंस शीट पीएनएल में कुछ दिन की मेहमान है? सोच के बताना, क्या हमारे पास, अगर मैं इस धंधे को बंद करने का फैसला कर चुका हूं, क्या इसकी जो भी वैल्यूज है आज की डेट में, इस पूरे साल का रेवेन्यू, इस पूरे साल के खर्चे, इसका प्रॉफिट लॉस, जो भी इसके एसेट लायबिलिटीज है, क्या इसकी जो वैल्यूज है, क्या हमारी आज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो कुछ दिन की मेहमान है? क्या आने वाले समय में ये वैल्यूज गायब हो जाएगी? जब मैं धंधा बंद ही कर दूंगा तो ये वैल्यूज गायब हो जाएगी ना। अभी फैसला कर लिया, हुआ नहीं बंद, फैसला कर लिया, हुआ नहीं बंद। तो मुझे बताओ, क्या आपके यूजर्स को, क्या आपके जो यूजर्स है, क्या आपको नहीं लगता, क्या आपको नहीं लगता कि आपको इन वैल्यूज को उसको अलग से बताना चाहिए, ताकि यूजर जब फॉरकास्टिंग करे, जब यूजर फॉरकास्टिंग करे तो उन लोगों को पहले से ही पता हो, अच्छा ये वो वाला है जो तो वैल्यूज कुछ दिन की मेहमान है, जो वैल्यूज कुछ दिन की मेहमान है, ये थोड़े समय के बाद गायब हो जाएगी, ये थोड़े समय के बाद गायब हो जाएगी, क्योंकि हमने इसे बंद करने का फैसला कर लिया। तो प्लीज समझने की कोशिश करो, ताकि यूजर जब किसी एंटिटी के बारे में डिसीजन मेकिंग करे तो उनका ध्यान इन वैल्यूज को हटा के हो, वो सिर्फ इन वैल्यूज पे ध्यान दे, इन वैल्यूज पे ध्यान। देखो, अगर स्टैंडर्ड का नाम डिसकंटिन्यूड होता बेटा, फिर तो मैं बंद कर ही दिया, फिर तो वो दिख ही नहीं रही है। जब मैंने डिसकंटिन्यू ही कर दिया, जब मैंने धंधा बंद ही कर दिया, फिर तो वो दिख ही नहीं रही ना। मेरे को यूजर को अगर बताना है तो मुझे उस फेज में बताना है ना, जब बंद हो रहा है, जब बंद हो रहा है। तो जब वो इस फेज में है तो वो कहता है ऐसा करो, जिसे तुमने बंद करने का फैसला कर लिया, जिसे तुमने बंद करने का फैसला कर लिया, उसकी वैल्यूज को यूजर्स को सेपरेटली बताओ, ताकि वो सही तरीके से आगे की फोरकास्टिंग कर सके, सही तरीके से आपकी एंटिटी के बारे में डिसीजन मेकिंग ले सके। बात समझ रहे हो? तो स्टैंडर्ड का पहले पर्पस समझो, स्टैंडर्ड के पहले पर्पस समझो, फिर तो हम अपने पास में स्टैंडर्ड में जो बातें लिखी वो तो समझ ही लेंगे। तो क्या आपको फील आ रही है कि यस, ये स्टैंडर्ड एक बिल्कुल लॉजिकल स्टैंडर्ड है कि यस, जिस धंधों को मैंने बंद करने का फैसला कर लिया, एक बार के लिए बंद करने का फैसला कर लिया, तो बेटा उस केस के अंदर में मुझे उसकी वैल्यूज को सेपरेटली दिखाना चाहिए, ताकि यूजर्स को पता चल सके, अच्छा ये वाली वैल्यूज ना कुछ दिनों की मेहमान है। तो ये स्टैंडर्ड क्या है?
फिर से बोल रहा हूं, डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है। क्या है? डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास में, हमें स्टैंडर्ड को एक बार देखते बेटा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। मेन ऑब्जेक्टिव मतलब मेन मकसद क्या है स्टैंडर्ड का। तो ये स्टैंडर्ड बेटा लागू होता है, ये स्टैंडर्ड लागू होता है बेटा किस पे? सारे के सारे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस पे, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू एस्टेब्लिश द प्रिंसिपल्स फॉर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। रिपोर्टिंग मतलब रिपोर्ट करना, डिस्क्लोजर देना। किसके बारे में? डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के बारे में। क्यों देना? क्यों देना चाहते हो? इससे इन्हांस होगा एबिलिटी ऑफ द यूजर्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हैं, कि वो ताकि प्रोजेक्शंस कर सके ऑफ द एंटरप्राइज, ताकि वो सही प्रोजेक्शन कर सके। किन तीन चीजों? आप तीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या बनाते हो सर? बैलेंस शीट, पीएल, कैश फ्लो। तो ऑब्वियसली वो उनके सही एसेट लायबिलिटीज, वो उनके सही कैश फ्लोज, वो उनके सही रेवेन्यू एक्सपेंस प्रॉफिट। तो अल्टीमेटली कैश फ्लोज, अर्निंग जनरेटिंग कैपेसिटी मतलब आपके पास में रेवेन्यू एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस, और जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो सही प्रोजेक्शन कर सके बाय सेग्रीगेटिंग। सेग्रीगेटिंग मतलब तोड़कर, तोड़कर अलग इंफॉर्मेशन अबाउट डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस फ्रॉम द इंफॉर्मेशन अबाउट कंटिन्यूइंग ऑपरेशन। तो पहले स्टैंडर्ड का पर्पस समझो। स्टैंडर्ड का क्या मकसद है? स्टैंडर्ड का मकसद है भैया, अगर कोई डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, वो भी परिभाषा सीख जाएंगे, तो उस केस के अंदर में हम उसकी इंफॉर्मेशन को सेपरेटली बताना चाहेंगे यूजर्स को, ताकि वो सही तरीके से प्रोजेक्शन कर सके। सही फाइनेंशियल पोजीशन, सही अर्निंग जनरेटिंग कैपेसिटी मतलब प्रॉफिट लॉस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, और सही कैश फ्लोज के बारे में सही प्रोजेक्शन कर सके। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड किसको लेके है? कि यूजर सही प्रोजेक्शन कर सके। बात समझ आई? यस सर। अब आता है डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की परिभाषा। तो बेटा इसे डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन को हम शॉर्ट में प्यार से डीसीओ भी कह देते हैं। शॉर्ट में क्या बोल देते? डीसीओ, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। बेटा स्टैंडर्ड देखो है थ्योरेटिकल, ठीक है, कुछ चीजें हमें याद भी करनी पड़ेगी, हम वो कर भी लेंगे, मेरे साथ साथ करोगे, पर मैं आपको समझाते चलूंगा आराम से, तो मेरे साथ ध्यान से सुनते जाना, सो मत जाना प्लीज, ठीक है ना, नहीं तो मुझे तुम्हें जगाना पड़ेगा। चलो, तो यहां पे कहता है ये एक डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का कंपोनेंट है एंटरप्राइज का। बेटा सबसे पहले कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट का मतलब होता है ये एक हिस्सा है, ये एक टुकड़ा है। क्या मैं पूरे बिजनेस को बंद करने वाला हूं? द आंसर इज नो। पूरे बिजनेस को नहीं बंद करने वाला, मैं अपने पूरे बिजनेसेस में से सिर्फ एक हिस्से को, एक टुकड़े की बात करने वाला हूं, एक टुकड़े की बात करने वाला। कंपोनेंट मतलब हिस्सा, टुकड़ा। और इसकी परिभाषा कहां दी गई है? पैरा नंबर 3 में। तो इस स्टैंडर्ड में हम एक ही है पैरा नंबर, आप याद रख सकते हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं करना चाहते कोई दिक्कत की बात नहीं, पर ये डेफिनेशन पैरा 3 में दी है। कहता है मैं आपको 3 कंडीशंस देने जा रहा हूं, तीनों पूरी होगी तो ही डीसीओ होगा। 3 है बेटा, ए, बी और सी। तो ए, बी और सी, ये तीनों पूरी होनी चाहिए, ऑल, तो ही आपके पास में डीसीओ बनेगा। ए बी सी में जो तीनों पॉइंट लिखे, तीनों पूरे होने चाहिए। हां, अब जो ए पॉइंट है उसमें कहता है एंटरप्राइज परसुएंट टू अ सिंगल प्लान। ये सिंगल प्लान क्या होता है बेटा? एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह के द्वारा हम आगे जाके देखेंगे, अप्रूव्ड प्लान की बात हो रही है, एक प्रॉपर प्लान के साथ हो रहा है, रेंडम बातें नहीं होती, अभी हम आगे बात करेंगे। ऐसा नहीं आपने मन में सोचा अच्छा बंद कर देता हूं, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर क्या बनेगा? एक प्रॉपर प्लान बनेगा, उसके अंदर चीजें लिखी जाएगी सारी, अच्छा हम ये करना चाहते हैं, ये चीजें कवर होगी। तो एक आपके पास में सिंगल प्लान के तहत, एक प्रॉपर अप्रूव प्लान के तहत आपके पास में क्या होने जा रहा है? इसमें अब 3 तरीकों से हो सकता है, इन तीनों में और है जो ग्रीन में लिखे, इन तीनों में से फर्स्ट पॉइंट के अंदर में तीनों में से कोई भी एक तरीका हो सकता है। पहला है डिस्पोजिंग ऑफ सब्सटेंशियली इन इंटायरिटी। की वर्ड्स को याद रखना है, इंटायरिटी का मतलब होता है इकट्ठे में। मैंने अपने पास में बोला कि मैं अपने पास में, मैं चलो समोसे पकौड़े की बात छोड़ता हूं, अब मैं कहता हूं जी मैं होटल्स का काम भी करता हूं, एयरलाइन का काम भी करता हूं, मेरे होटल्स भी और एयरलाइन भी। तो मैंने सोचा अच्छा मैं एयरलाइन वाले बिजनेस को बंद करता हूं, एयरलाइन वाले बिजनेस को बंद करता हूं। तो उसमें क्या है? मैंने बोला कि मैं इसको डिस्पोज ऑफ करूंगा, बेच दूंगा
इंटायरिटी, इंटायरी मतलब इकट्ठे में, इंटायरिटी मतलब इकट्ठे में, लमसम, लमसम आपके पास मतलब इकट्ठे में। आपने हो सकता है कैपिटल गेन हेड जब करा होगा तो वहां पे एक वर्ड आता है ना स्लम सेल, इकट्ठे में आपके पास में बेचने का फैसला कर लिया, इकट्ठे में, इकट्ठे का मतलब एक ही बार में, ठीक है ना। फिर डिस्पोजिंग ऑफ पीस मिल, पीस मिल का मतलब होता है बेटा एक एक कर कर, धीरे धीरे, हौले हौले, तो एक एक कर कर एसेट लायबिलिटीज बेचोगे, मतलब हम धीरे धीरे। अभी ऐसा तो है नहीं कि जबरदस्त जरूरी है कि हमारे पास सारा जो बिजनेस है वो एक ही बार में कोई बंदा मेरा खरीद लेगा। ऐसा भी हो सकता है कि मेरे को एक एक एसेट को इंडिविजुअली बेचना पड़ेगा, एक एक लायबिलिटी को इंडिविजुअली सेटल करना पड़ेगा, तो वगैरह कोई भी तरीका हो सकता है। आप इकट्ठे में भी हो सकता है इंटायरिटी, आप टुकड़ों में भी हो सकता है, पीस मिल हो गया मतलब एक एक कर कर हो गया, ठीक है, या टर्मिनेटिंग थ्रू अबंडनमेंट। अबंडनमेंट का मतलब होता है बेटा त्याग देना, त्याग कर देना, बंद कर दिया भाई, क्योंकि मान लीजिए बिक नहीं सकता, बेचना बहुत मुश्किल है, मैंने त्याग कर दिया, बंद ही कर दिया, अब मैं नहीं चलाऊंगा। जैसे कि मैं आपको कहता हूं जो हमारी फैक्ट्री थी वो एक ऐसे एरियाज में थी जहां पे टेररिस्ट आ सकते हैं, नक्सलीज अटैक हो सकता है, तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूं वहां पे कहां के, वहां पे जाके कौन उसके एसेट्स को बेचेगा, भैया जान प्यारी है, जान प्यारी है, तो हमने अबंडन ही कर दिया, हमने त्याग ही दिया। क्योंकि मान लीजिए ना मेरे लिए इसलिए क्या है, पॉसिबल नहीं है ना मैं एक एक एसेट को बेचूं या इकट्ठे में बेचूं, कौन खरीदेगा, जान प्यारी है ना, तो हमने अबंडन कर दिया, अबंडन का मतलब त्याग कर दिया। तो कहते हैं हमने क्या किया, एंटरप्राइज ने एक सिंगल प्लान के तहत, एक प्रॉपर प्लान आपके पास में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा अप्रूव प्लान के तहत, या तो हम इंटायरिटी में डिस्पोज ऑफ करने की बात करें, या हम टुकड़ों में करने की बात करें पीस मिल, या अबंडनमेंट कर रहे, तीन तरीके हैं। सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है दैट रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर, मेजर का मतलब क्या होता है, ऑफ बिजनेस या ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशंस। क्योंकि स्टैंडर्ड में कुछ ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल होने जो हम ऑलरेडी पिछले स्टैंडर्ड में करके आए हैं, तभी इसे एएस 17 के बाद कराता हूं, तभी इसे एएस 17 के बाद कराता हूं। वो कहता है वो जो आपका टुकड़ा है ना, क्या हम पूरे बिजनेस को बंद कर रहे हैं, पूरी कंपनी को बंद करने जा रहे हैं, कि एक टुकड़े को करने जा रहे हैं, टुकड़े को, पर कहता है वो टुकड़ा आपका एक मेजर टुकड़ा है, वो आपका एक मेजर टुकड़ा है, ऐसा नहीं है छोटा मोटा है, ऐसा नहीं है छोटा मोटा है, मेजर टुकड़े को बंद करने जा रहे हैं, करने जा रहे टुकड़े को, कंपोनेंट को, पर वो आपका मेजर है। अब वो बिजनेस भी हो सकता है। अब मान लो जैसे मैंने बोला मेरे पास में होटल्स का काम भी और आपके पास में क्या है, एयरलाइंस भी है, तो मैं अपने एयरलाइंस के बिजनेस को बंद करने वाला हूं, तो मैं अपने पूरे को नहीं करने वाला, और वो मेरी बिजनेस सेगमेंट है। कौन सी है, बिजनेस सेगमेंट है। हमने समझा था ना बिजनेस मतलब जो प्रोडक्ट बेस है। अच्छा मैं कहता हूं कि मेरी ना फैक्ट्री ना नॉर्थ में है, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में है, मैं अपने नॉर्थ के ऑपरेशंस को बंद कर देता हूं, वहां की फैक्ट्री को अपने पास में बेच दूंगा एक एक करके इकट्ठे में, तो फिर मैं आप कौन सी सेगमेंट को बंद करने जा रहा हूं, बिजनेस की ज्योग्राफिकल, सर ज्योग्राफिकल। तो कहने का मतलब क्या, वो जिस टुकड़े की आप बात करने जा रहे हो जो आपका मेजर टुकड़ा है, वो आपका बिजनेस भी हो सकता है सेगमेंट, या ज्योग्राफिकल भी हो सकता है। बिजनेस या ज्योग्राफी, मेजर कैसे है, मेजर जनरली हम इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं जो वो 10% क्राइटेरिया को मीट करता था। याद है रिपोर्टेबल कौन सी बनती थी, 10% क्राइटेरिया को, भाई जिसका रेवेन्यू 10% ज्यादा है, जिसके एसेट 10% ज्यादा है, वो सारे आपके। तो मेजर टुकड़े को बंद करने की बात करें, कौन से, मेजर। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है, कहता है जिसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, जिसकी वैल्यूज अलग से पता है। सिंपल सी बात बोलूंगा, मुझे बताओ इस स्टैंडर्ड में मुझे करना क्या है, अकाउंटिंग करनी है, डिस्क्लोजर देना है, फटाफट से बताओ मुझे इस स्टैंडर्ड में अकाउंटिंग करनी है कि डिस्क्लोजर करना है, सर डिस्क्लोजर करना है। अब मुझे बताओ अगर मुझे डिस्क्लोजर करना है, उसके अलग से बताने कितने एसेट्स लायबिलिटीज है, उसके अलग से बताने रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, आगे जाके लिस्ट पूरी देख लेंगे, उसके अलग से बताने कैश फ्लोज कितने हैं, क्या मुझे बताओ आप ये तभी बता पाओगे जब आपको उसकी वैल्यूज इंडिविजुअली पता होगी। अगर आपको उसकी वैल्यूज ही नहीं पता होगी इंडिविजुअली, तो क्या आप कभी बता पाओगे, सच्ची सच्ची बताओ। अगर मेरे पास में मैं दो धंधे करता हूं और दोनों धंधों की वैल्यूज मेरे पास इकट्ठे में ही अवेलेबल है, मेरे पास सेग्रीगेटेड है ही नहीं, मेरे पास सेग्रीगेटेड है ही नहीं, मेरे पास वैल्यूज इकट्ठे में ही पता है, टोटल एसेट्स इकट्ठे में पता है, रेवेन्यू एक्सपेंस इकट्ठे में पता है, अलग अलग पता ही नहीं, तो अगर मैं एक को बंद भी कर दूंगा तो भैया मैं इस स्टैंडर्ड को लगा ही नहीं पाऊंगा।
क्योंकि मुझे जब उसकी वैल्यूज ही अलग से नहीं पता होगी तो डिस्क्लोज कैसे करूंगा। तभी तो वो ये कहने जा रहा है, तभी तो वो कहने जा रहा है, वो कह रहा है कि जिसे डिस्टिंग्विश करा जा सकता है, अलग किया जा सकता है, ऑपरेशंस वाइज भी और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस वाइज भी। भाई उसकी वैल्यूज अलग से पता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के, तभी तो मैं उसका डिस्क्लोजर दूंगा, तभी तो मैं उसका डिस्क्लोजर दूंगा, ठीक है ना। तो यहां पे अब वो नीचे इसके लिए कुछ कंडीशंस देता है। यहां पे कहते हैं हम ये कैसे पता करेंगे कि वो डिस्टिंग्विश किया जा सकता है ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो कहता है एक कंपोनेंट को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस, दैट इज क्राइटेरिया सी ऑफ द डेफिनेशन इफ ऑल द कंडीशंस आर मेट। यहां सिंपल सी बात करी गई है। कहते हम कैसे मानेंगे कि उसको ऑपरेशनली और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाइज अलग किया जा सकता है, जब जब उसके एसेट लाइबिलिटीज की वैल्यूज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड है, मतलब अलग से उसके एसेट्स, अलग से उसकी लाइबिलिटीज की वैल्यूज पता है, भाई कितने कितने उस सिर्फ उस धंधे के या उस एरिया के कितने कितने एसेट्स या लाइबिलिटीज है, उसका रेवेन्यू अलग से पता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड, और उसके एटलीस्ट मेजॉरिटी खर्चे जो है वो अलग से पता है। क्योंकि ये इसलिए कह रहा है अगर ये पता होंगे तभी तो उसकी रिपोर्टिंग अलग कर पाओगे, वरना करोगे कैसे, वरना करोगे कैसे। भाई उसके एसेट लाइबिलिटीज, उसका रेवेन्यू, उसके खर्चे अलग से पता है तो ही तो आप कह सकते हो कि अच्छा अब मैं अपने पास में उसे अलग से कर सकता हूं फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और फिर मैं डिस्क्लोजर दे पाऊंगा। समझे बात को। तो यहां पे ये हमारे पास बेटा सिंपल सी बात है। सबसे पहले फटाफट से डीसीओ की डेफिनेशन क्या है। सर डीसीओ की डेफिनेशन एक बार देखकर फिर बिना देखे मैं क्लास में ही याद करा दूंगा। डीसीओ की डेफिनेशन है, क्या पूरे कंपनी को बंद करने जा रहे ना भाई ना, प्लीज यहां गलती मत कर देना, यहां गलती मत कर देना। नीचे पॉइंट भी बोलेगा स्टैंडर्ड, कह रहा है पूरी कंपनी को नहीं बंद करने जा रहे, हम अपने एक कंपोनेंट को बात कर रहे हैं, कंपोनेंट को डिस्काउंट, जो कि क्या बोला गया, दैट एंटरप्राइज परसुएंट टू सिंगल प्लान, एक प्रॉपर अप्रूव प्लान के अंदर में डिस्पोज ऑफ करेंगे इन इंटायरिटी, या आपके पास पीस मिल टुकड़ों में, या अबंडन ही कर देंगे। हाँ जो सेपरेट मेजर, हाँ वो टुकड़ा मेजर है ऑफ बिजनेस या ज्योग्राफिकल ऑपरेशंस, हाँ जिसका आपके पास में डिस्टिंग्विश किया जा सकता है ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पस। और वो कैसे पता चलेगा, हाँ उसके अलग से एसेट लायबिलिटीज पता है, उसके अलग से रेवेन्यू पता है, अलग से खर्चे पता है, वही तो रिपोर्ट करना है स्टैंडर्ड में, वही तो रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। अब वो कहता है स्टैंडर्ड हमें डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ये जनरल बात है, इट इज फॉर एमसीक्यू एंड ट्रू फॉल्स, एमसीक्यू के लिए है ये बात जो आपको याद रखनी है। किसके लिए याद रखनी है, एमसीक्यू के लिए, ये आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। कहते हैं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस अपने आप में इनफ्रीक्वेंट इवेंट है। क्या हर रोज मैं नॉर्मल कोर्स में डिसकंटिन्यू करता फिरता हूं, नहीं, ये अपने आप में कभी कभार होने वाली बात है, ये अपने आप में कभी कभार होने वाली बात है। बट डज इट मीन कि सारी चीजें जो कभी कभार होती है वो डिसकंटिन्यू है, नहीं भाई। ऑब्वियसली कभी कभार आपके पास में जो आग लगती है, अब वो रोज थोड़ी ना लग रही है, पर आग लगने का मतलब डिसकंटिन्यू थोड़ी ना। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है, तो यहां पर में डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस क्या है, इनफ्रीक्वेंट इवेंट्स है, बट दिस डज नॉट मीन दैट सारे इनफ्रीक्वेंट इवेंट जो होते हैं वो डिसकंटिन्यूइंग है। भाई डिसकंटिन्यूइंग अपने आप में कभी कभार होने वाली चीज है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो चीजें सारी कभी कभार होती है वो हमेशा डिसकंटिन्यूइंग ही होगा। भाई आग रोज नहीं लगती, पर आग लगने का मतलब ये थोड़ी ना कि मैं बिजनेस बंद कर दूंगा, समझ रहे हो बात को। तो डिसकंटिन्यूइंग में क्या है, वो हम हिस्से को अपने पास में बंद करने का वजह, वो अपने आप में कभी कभार होने वाली बात है, ठीक है ना। द फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, द फैक्ट दैट अ डिस्पोजल of component of an enterprise is classified as discontinuing under AS24 does not itself bring into the question the enterprise ability to continue as going concern। क्या हम पूरी कंपनी को बंद कर रहे हैं, पूरी एंटिटी को बंद कर रहे हैं? द आंसर इज नो बेटा, हम पूरी एंटिटी को बंद नहीं कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। मैंने क्या बोला, हम एयरलाइन बिजनेस भी कर रहे हैं, हम होटल्स भी चला रहे हैं। जस्सी सर अपने सिर्फ पकोड़े समोसे वाली जलेबी वाले धंधे को बंद करने की बात कर रहे हैं, पर वो अपने पूरे बिजनेस, पूरी कंपनी को नहीं बंद कर रहे। तो यहां पे गोइंग कंसर्न के ऊपर सवाल नहीं उठ रहा, प्लीज समझो। गोइंग कंसर्न के असम्पशन अभी भी वैलिड है, गोइंग कंसर्न के असम्पशन अभी भी वैलिड है। तभी वर्ड क्या था हमारे पास में, जो हम अपने कंपोनेंट को बंद करने की बात कर रहे हैं। कंपोनेंट मतलब एक हिस्से को, टुकड़े को। सो
गोइंग कंसर्न के assumption अभी भी वैलिड रहेगी, गोइंग कंसर्न के assumption अभी भी वैलिड रहेगी। क्या बात समझ आई? यस सर, गोइंग कंसर्न के assumption तो अभी भी वैलिड है हमारे पास में, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, वो अभी भी बिल्कुल वैलिड है, वो अभी भी बिल्कुल वैलिड है। ओके, नाउ इस पे मैं बाद में आता हूं। मुझे बताओ स्टैंडर्ड ने क्या बोला है? सर स्टैंडर्ड कहता है डिस्क्लोजर देना है, स्टैंडर्ड कहता है जी डिस्क्लोजर देना है। मुझे बताओ, दो डायरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, समोसे खा रहे हैं, जस्सी सर की शॉप से जो आए थे, पकौड़े भी खा रहे, जलेबी भी खा रहे साथ साथ, वो जस्सी सर की शॉप से। दो डायरेक्टर ने कहा यार हम सोच रहे हैं होटल वाले को बंद करने का फैसला करते हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, ठीक है ना? तो मुझे बताओ दो डायरेक्टर्स अगर ये सोच रहे हैं, बैठे बैठे चाय पे चर्चा कर रहे हैं किस चीज की, यार ऐसा करते हैं चलो एयरलाइन बिजनेस को बंद कर देते हैं, नहीं नहीं वो कहता नहीं नहीं होटल वाले को कर दे, वो कहता नहीं 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 ऐसा है कि हमारे पास अभी चलाते हैं। मुझे बताओ अभी वो सिर्फ सोच रहे, बातचीत कर रहे, डज इट मीन कि आपके पास AS24 ट्रिगर हो जाएगा? या मेरे को किसी धंधे में अगर लॉस आया तो मैं हमेशा ही बंद कर दूंगा? मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहता हूं, क्या सिर्फ सोचने से, बातचीत करने से ये स्टैंडर्ड ट्रिगर हो जाएगा? वो कहते हैं नहीं भाई, कुछ मेजर घटना होगी, कुछ ऐसा होगा जिससे आपके पास ये स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी आएगी। क्योंकि जब आप यूजर्स को बताने वाले हो ना कि डिसकंटिन्यूइंग है, तो बेटा यूजर्स को ये बात पता जब चलेगी तो उनके आपके पास में अजीब सा भी लगता है ना, अच्छा आप इसको बंद करें, तो आपकी तरफ से कंक्रीट होना चाहिए ना कुछ। ऐसा नहीं हो सकता ना कि मन में सोचा, बातचीत करी, चाय पे चर्चा तो और आपने स्टैंडर्ड लगा दिया। कुछ ना कुछ तो कंक्रीट होगा जिसके बाद ये स्टैंडर्ड लगेगा। तो वो कंक्रीट क्या है, कब ये स्टैंडर्ड लगना चालू होगा? व्हेन इट विल ट्रिगर। सो हम यहां बात करने जा रहे हैं AS24 कब ट्रिगर होगा। तो उसे हम बोलते हैं बेटा इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। ऐसी कौन सी घटना है, ऐसी कौन सी घटना है जिसके होने पे ये स्टैंडर्ड लागू होगा? किस घटना के होने पे स्टैंडर्ड लागू होगा? तो उसे क्या बोलते हैं? इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट। तो वो कहता है हम दो आपको बताएंगे, दो घटनाओं के बारे में बताएंगे, इन दोनों में से जो पहले हो गई, जो पहले हो गई, तो आपका उस साल से स्टैंडर्ड लगना चालू हो जाएगा, उस साल से आपको डिस्क्लोजर देने लग जाएंगे, उस साल से आपको डिस्क्लोजर लगने चालू हो जाएंगे। तो कहता है अकरेंस ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, वो क्या बोलता है? विच एवर अकर्स अर्लियर। अर्लियर का मतलब क्या है? जो पहले होगा, जो पहले होगा। तो कहता है या तो एंटरप्राइज ने बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट ही कर लिया। बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट का मतलब है आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया दूसरे व्यक्ति के साथ में या दूसरी कंपनी के साथ में, फॉर ऑल दी एसेट्स एट्रीब्यूटेबल टू डिस्काउंट। तो आपने अपने सारे एसेट्स को बेचने का एक एग्रीमेंट ही कर लिया जिसमें आप प्रतिबंध है, बाइंडिंग का मतलब प्रतिबंध है, अल्टीमेटली आप उससे मुकर नहीं सकते, एक तरीके से वो आपके ऊपर लागू है। तो वो अल्टीमेटली क्या हो गया? अब तो आपकी कमिटमेंट आ गई ना। देखो हम सिंपल सी बात करने जा रहे हैं, स्टैंडर्ड बेटा लागू तो तभी करूंगा ना जब आपकी कमिटमेंट है। भाई कुछ ऐसी मेजर घटना होगी जिसके बाद हमें लग रहा है कि अब आप मुकरोगे नहीं, भैया अब मुकरोगे नहीं। ऐसा नहीं कि आप सोच रहे थे, भाई इट शोज योर कमिटमेंट। अब कमिटमेंट कहां से पता चलेगी? कहता है पहला है या तो तुमने एग्रीमेंट ही कर लिया, फिर तो आपकी कमिटमेंट है ना, आप बेचने का फैसला कर चुके, तभी तो आपने दूसरे व्यक्ति के साथ एग्रीमेंट किया कि तू मेरे सारे एसेट ले जियो, तू मेरे सारे अपने पास जो एयरप्लेन ले जो, मैंने तेरे साथ एग्रीमेंट कर लिया बेचने का, ठीक है ना, एयरलाइन बिजनेस का। या फिर कहता है एंटरप्राइज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने या सिमिलर गवर्निंग बॉडी ने, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है सिमिलर बॉडी है, ठीक है ना, उन्होंने दो चीजें करी। कहता है अप्रूव कर दिया पूरा प्रॉपर डिटेल फॉर्मल प्लान एंड उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी। तो कहता है या तो तुमने एग्रीमेंट ही साइन कर लिया जो तुम्हारे पास प्रतिबंध है, मुकर नहीं सकते नॉर्मल कोर्स में, या फिर तुमने एक पूरा प्रॉपर डिटेल्ड प्लान बनाया एंड उसकी अनाउंसमेंट भी कर दी। सर डिटेल्ड प्लान का मतलब क्या होता है? बेटा देखो मैंने बोला ना वर्बली बातों से कुछ नहीं होता,
तुम ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ोगे, वहां पे देखोगे हर चीज के डॉक्यूमेंट एविडेंस होते हैं, प्लानिंग होती है। वैसे ही यहाँ पे हम एक प्लान बना रहे हैं, हम जिसमें अपनी कमिटमेंट को शो कर रहे हैं और जिससे बाद में मुकरेंगे नहीं। तो वो क्या कहता है डिटेल फॉर्मल प्लान में, ये सिर्फ नॉलेज के लिए है बातें, ये सिर्फ नॉलेज के लिए कि प्लान में क्या क्या चीजें आ सकती है। तो प्लान में क्या क्या होता है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द मेजर एसेट्स टू बी डिस्पोज, कौन कौन से एसेट्स है पूरी लिस्ट बनेगी। देखो आप मुझे बताओ, हम ये बात कर रहे हैं कमिटमेंट कैसे पता चलेगी। तो कमिटमेंट पता चलेगी जब आपने उसके बारे में एफर्ट डाला है, सोचा है, हाँ मैं सीरियस हूं इस चीज को लेके कि मैं बंद करना चाहता हूं। तो आप पूरी की पूरी क्या कर रहे हैं, प्लान बना रहे हो। और प्लान में क्या क्या चीज होगी, आप पूरी लिस्ट बना रहे हैं, अच्छा ये इसके एसेट्स है, सारे 50 एसेट्स है, पूरी लिस्ट बना दी। एक्सपेक्टेड मेथड ऑफ डिस्पोजल, किस तरीके से बेचोगे, न्यूज़पेपर में ऐड लगाऊंगा, टेंडर निकालूंगा, अपने पास में नीलामी करूंगा, जो भी है, तो किस तरीके से बेचोगे। पीरियड एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन, कितना समय लगेगा, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, कितना समय आपको लगता है कि सारे एसेट्स को बेचने में लगेगा। प्रिंसिपल्स लोकेशन अफेक्टेड, कौन कौन सी लोकेशन पे फर्क पड़ेगा। मान लो हमारे पास में जो मेरा ये काम है जो हम बंद करने वाले हैं, वो अल्टीमेटली आपके पास में एक चंडीगढ़ में भी है, आपके पास में एक मुंबई में भी है, तो कौन कौन सी लोकेशन में फर्क पड़ने वाला है उससे। फिर लोकेशन, फंक्शन एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हु विल बी कंपनसेटेड फॉर टर्मिनेटिंग, भाई कितने एम्प्लॉइज को झटका लगेगा जिन्हें आप टर्मिनेट करोगे, नौकरी से निकालोगे, उन्हें कंपनसेट दे रखोगे। तो आपके पास रिटेंचमेंट कंपनसेशन बोलते हैं, रिटेंचमेंट जब आप निकाल रहे हो तो आप कंपनसेट करते हो, तो वो आपके पास है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। और एस्टिमेटेड प्रोसीड्स और सैलवेज टू बी रिलाइज बाय द, कितना आपको लगता है पैसा बेचकर आएगा। मुझे बताओ, जब आप इतनी डिटेल में काम करोगे, क्या ये अब ऐसी चीज होगी कि आप सिर्फ सोच रहे हो, या ये आपकी कमिटमेंट को दर्शा रहा है। सोच के बताना, जब आप इतना एफर्ट डालोगे, इतना सोचोगे, समझोगे, लोगों की ड्यूटी लगाओगे अपने एम्प्लॉइज के, अच्छा ये लिस्टें बनाओ, ये सारा काम करो, क्या ये शो कर रहे हैं आपकी कमिटमेंट, या अभी भी आप कच्चे पक्के हो रहे हो। भाई ऑब्वियसली सर हम सोच रहे हैं कि हम ये काम करना चाहते हैं, तभी तो हमने इतना काम कर रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, हमारी ये कमिटमेंट ही तो शो कर रहा है। भाई स्टैंडर्ड कह रहा है जब आप इस चीज के लिए कमिटमेंट अपनी दिखा रहे हो, तभी तो हम ये स्टैंडर्ड आपको लागू करेंगे, थोड़ी ना आपने सोच विचार कर लिया हम स्टैंडर्ड लगा देंगे आप पे। तो हम आपकी कमिटमेंट देखना चाहते हैं। कमिटमेंट कैसे आ रही है, या तो तुमने एक एग्रीमेंट ही साइन कर लिया था, या तुमने एक प्रॉपर डिटेल प्लान बनाया। और प्रॉपर डिटेल प्लान के अंदर में क्या क्या चीजें लिखी, देखो हमने क्या क्या लिखा, उसमें कौन कौन से एसेट्स है, किस तरीके से बेचोगे, कितना समय लगेगा, कितना पैसा आएगा, कितने एम्प्लॉइज को पैसा देना पड़ेगा, कौन कौन सी लोकेशन में फर्क पड़ेगा। जनरल बात है, देखो मैं इसमें सच में बोलूंगा ना, ये आपको एज सच याद रखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, रीडिंग तो रीड करना है सिर्फ इसको। आप ऐसा नहीं है कि आपको पूरी लिस्ट याद रखनी है यहाँ पे। हाँ ऊपर वाले का आपको पता होना चाहिए, दोनों में से जो पहले था, ये आपको याद रखना है कि इन दोनों में से जो पहले घटना है आपको पता होना चाहिए, आईडी क्या है, इनिशियल डिस्क्लोजर। हाँ इसमें हमने साथ में बोला प्लान भी बना लिया, प्लान भी बना लिया, और उसके बाद उसकी अनाउंसमेंट भी करनी है। सर अनाउंस किसको करेंगे, घर पे जाके बीवी को बता देंगे, घर पे जाके बीवी को बता देंगे कि भैया ऐसा है कि हमारे पास में जो है, हमने अपने पास में ये ऐसा प्लान बनाया। अरे नहीं भाई, तुमने प्लान अपने पास जो बनाया है, तुमने जो अपने पास प्लान बनाया है, वो तुम्हें अनाउंस करना है उन लोगों को जिनको फर्क पड़ता है। तो हमने क्या बोला था, प्लान बना के उसकी क्या करनी है, प्लान बनाया और उसकी अनाउंसमेंट करनी है, अनाउंसमेंट करना है। तो अनाउंसमेंट जो है आपके पास में क्या है, कहते हैं अनाउंसमेंट करी जाएगी प्लान की फॉर द डिसकंटिन्यूएंस, फॉर द डिसकंटिन्यूएंस if it has announced the main features of the plan to those who are affected by it, such as lenders, stock exchanges, trade payable, creditor जो है trade unions etc. क्यों, ताकि इट शोज कि आप अपनी कमिटमेंट दिखा रहे हो डिसकंटिन्यूअस। रजा बेटा आप तो ट्रैक ही अलग लेंगे बेटा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं अपने एसेट बेच के नया एसेट लूंगा, बंद कर रहा हूं धंधे को, कैसी बातें कर रहे हो बेटा, मैं यहाँ धंधे को बंद करने जा रहा हूं, अपने मेजर टुकड़े को। तुम कह रहे हो पुराने एसेट बेच के नए एसेट, वो तो बिजनेस का पार्ट है, यहां बंद कर रहा हूं। डिसकंटिन्यूअस का मतलब क्या, बंद कर रहा हूं बेटा, क्या हो गया तुम्हें, एसेट बेच के नए एसेट खरीदूंगा, वो डिसकंटिन्यूअस थोड़ी ना हुआ, यहां तो बंद करने की बात हो रही है। तो यहां पे अनाउंसमेंट किसको करी, टू दोज हु आर अफेक्टेड, टू दोज हु आर अफेक्टेड, सिंपली लेंडर, स्टॉक एक्सचेंजेस, ट्रेड पेबल्स वगैरह को। और ये क्या शो कर रहा है, आपकी कमिटमेंट शो कर रहा है
क्या शो कर रहा है? आपकी कमिटमेंट शो कर रहा है। अच्छा जी, फटाफट से मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, पूछ लूं? हाँ हाँ सर, पूछो पूछो पूछो। मैं कहता हूं जी, आपने बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट जो किया, वो किया 1 सितंबर 2024 को, और आपने डिटेल प्लान एंड उसकी अनाउंसमेंट जो करी, वो करी 1 नवंबर 2024 को। तो सभी बच्चे मुझे बताओ, आईडीई की कौन सी डेट है? इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट कौन सा है? इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट, शॉर्ट में आईडीई, कौन सी तारीख को मानेंगे कि इनिशियल डिस्क्लोजर इवेंट है, कि ये स्टैंडर्ड आपका ट्रिगर हो गया उस तारीख से? व्हाट इज दैट ट्रिगरिंग इवेंट? कौन सी तारीख है? लेटर है कि जो पहले है? लेटर है जो बाद में घटना हुई कि जो पहले घटना हुई? सर जो पहले हो रही है, अक्कर अर्लियर था, अक्कर अर्लियर था। तो आपके पास में कौन सी तारीख हुई? 1 सितंबर 2024। दोनों में से जो अर्लियर है, ठीक है ना वर्ड? इसमें कोई कंफ्यूजन, दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों तारीख दी है तो दोनों में से जो अर्लियर है उसने साफ बोला है वो है। और हमें ये दोनों पॉइंट्स को पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। हाँ, ये सिर्फ आपको रीड करने हैं, ये सिर्फ नॉर्मल रीड है, ठीक है ना? अब बेटा अगली बात जो आती है वो ये कहता है, स्टैंडर्ड बहुत छोटा सा 3 पेज का स्टैंडर्ड है हमारा, कुछ चीजें काफी तो हो भी चुकी है। कहता है रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। कहता है मैं इस स्टैंडर्ड के अंदर में तुम्हें जो बताने जा रहा हूं ना, वो ये बताने जा रहा हूं कि अगर तुम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की परिभाषा को फुलफिल करते हो, आईडी हो जाता है, तो तुम्हें डिस्क्लोजर देने और ये चीजें बतानी है। तुम्हें एसेट लायबिलिटीज बताने हैं, तुम्हें रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, वो हमारे डिस्क्लोजर्स आ जाएंगे। कह रहे मैं तुम्हें ये नहीं बताने जा रहा, ये नहीं बताने जा रहा तुमने उन्हें किन वैल्यू पे दिखाना है। प्लीज समझो कि तुमने क्या एंट्री और कितनी वैल्यू से एंट्री डालनी है। कहता वो नहीं मैं बता रहा, ये स्टैंडर्ड एक सिर्फ डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है। रिकॉग्निशन का मतलब होता है एंट्री कब डालनी है, मेजरमेंट का मतलब होता है एंट्री किस वैल्यू से डालनी है। तो कहता है रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग द इफेक्ट के लिए ये एएस कोई गाइडलाइन नहीं देता। ये स्टैंडर्ड ये नहीं बता रहा एंट्री कब डालनी है, क्या डालनी है, किस वैल्यू से डालनी है, वो नहीं बता रहा। बट फॉर दी पर्पस कहते हैं रेलिवेंट एएस जो भी होगा वो रेफर कर लेना, मतलब जो भी तुम्हारा और एएस है वो देख लेना तुम अपने हिसाब से, कमिटमेंट कर चुके हो, जो भी आपके एनआरवी पे दिखाना है, जैसे भी चीज है, ठीक है ना? ये स्टैंडर्ड यानी कि प्योरली एक डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है। ये कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं बता रहा, ये कोई वैल्यू नहीं बता रहा। तो हमारे पास में ये स्टैंडर्ड रिकॉग्निशन और मेजरमेंट के लिए कोई गाइडलाइंस नहीं देता है। सिंपल सी बात है, ये उसके लिए कुछ नहीं गाइडलाइन देता, ठीक है ना? अब यहां पर में प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर को लेके बात हो रही है। प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर को लेके बात होने जा रही है। सबसे पहले वो ये कहता है, कहता है जिस साल तुम्हें ये स्टैंडर्ड लगेगा, ध्यान से सुनते जाना। तो बेटा हमारा साल है, जैसे मैंने बोला 1 अप्रैल 24, और ये खत्म हुआ 31 मार्च 25 को। तो हमारे पास आईडी कौन सी डेट थी? 1 सितंबर। ये डेट थी एक प्रकार से। तो मैं जब ये वाली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाऊंगा, साल के अंत में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा, तो क्या मैं डिस्क्लोजर्स AS 24 के हिसाब से दूंगा? हाँ, इस साल से मेरे पास डिस्क्लोजर लगने चालू हो जाएंगे AS 24 के। मैं इस साल डिस्क्लोजर दूंगा, और जो मैं सबसे पहली बार डिस्क्लोजर देता हूं उसे बोलता हूं इनिशियल डिस्क्लोजर्स। सबसे पहले साल में जो डिस्क्लोजर्स लगेंगे वो क्या कहलाए जाते हैं? इनिशियल डिस्क्लोजर्स। भाई सबसे पहली बार जो नॉर्मल आप डिस्क्लोजर देंगे। अब हम अपने पास में बात करना चाहते हैं, अब हम अपने पास में बात करना चाहते हैं, ठीक है ना, कि यहां पर में क्या क्या डिस्क्लोजर्स लगने, जो मेन स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड क्या ही था? डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड ये तो बताएगा ना क्या क्या डिस्क्लोजर देने हैं, तो वो हमें बताने जा रहा है कौन कौन से डिस्क्लोजर्स है।
जो आपके पास लगेंगे। तो एंटरप्राइज इंक्लूड करेगी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन को रिलेटिंग टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन बिगिनिंग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द पीरियड जिस साल आईडी ही हुआ। तो जिस साल आईडी हुआ था उस साल से ये स्टैंडर्ड ट्रिगर हो गया और आपको ये डिस्क्लोजर्स बताने हैं। तो क्या क्या डिस्क्लोजर्स बताने हैं बेटा? पहले 4 डिस्क्लोजर्स को हम बोलते हैं जनरल डिस्क्लोजर्स। ये है जनरल, ये है जनरल डिस्क्लोजर। जनरल डिस्क्लोजर में क्या क्या बताओगे? डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिसकंटिन्यूइंग। अच्छा जी, हम अपने होटल बिजनेस को बंद करने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन नॉर्मल उसके बारे में बताओगे, भाई कौन सा है आपके पास में वो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, उसके बारे में लिख दोगे। दूसरा, आपको ये बताना है कि वो आपकी बिजनेस सेगमेंट है कि जोग्राफिकल सेगमेंट है एज पर या 17। भाई अगर आप अपनी नॉर्थ की फैक्ट्री को बंद करना चाहते हो या अपने फॉरेन ऑपरेशंस को बंद करने वाले हो तो वो अल्टीमेटली ज्योग्राफिकल हो गया। मैं कहता हूं मैं अपने एयरलाइन बिजनेस को बंद करने वाला हूं, अपने समोसे पकौड़े जलेबी वाले काम को बंद करने वाला हूं, तो वो मेरा आपके पास में बिजनेस सेगमेंट हो गया। तो आपको ये बताना है कि वो मेरी बिजनेस सेगमेंट है कि ज्योग्राफिकल सेगमेंट है एज पर या 17। फिर डेट एंड नेचर ऑफ आईडीई, ये अभी बताया 1 सितंबर 2024 तारीख है आईडी की और नेचर क्या? बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट। ऐसा हो सकता था कि मेरा आईडी का नेचर ये हो सकता था कि मेरा डिटेल प्लान बन के अनाउंसमेंट हुई और उसकी तारीख। तो हमने तारीख बतानी है उस आईडी की जो ऊपर सीखा अभी, इसकी हमें डेट बतानी है और नेचर मतलब इन दोनों में से कौन से वाला केस है जो हमारे पास आ रहा है। और चौथा इसमें क्या है? डेट और द पीरियड इन विच डिसकंटिन्यूएंस इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड। अगर आप पता कर सकते हो, मतलब आपको अगर लगता है, मान लो अगर एग्रीमेंट है तो उसमें तो पता ही है ना मैं इस तारीख को तुम्हें भेज दूंगा सारा कुछ, या अगर आपने अपना प्लान बनाया था तो आप एक एक्सपेक्टेशन लोगे कि मैं कब तक इसे भेज दूंगा, मतलब कितना समय लगेगा इसको डिसकंटिन्यू होने में, बंद होने में। ये क्या है? जनरल बातें बताई जा रही यूजर को। अच्छा मैं डिस्क्रिप्शन दे रहा हूं, हाँ मेरा बिजनेस है कि ज्योग्राफिकल है, डेट एंड नेचर ऑफ आईडी के है और कितना समय आपको लगेगा किसको बंद करने में। तो जनरल बातें हैं। अब आती है स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स। अगले है स्पेसिफिक, जो मेन है। अगर क्वेश्चन पेपर में आता है 5 नंबर का तो बेटा आपको नंबर जनरल से नहीं मिलने, लिखना पड़ेगा, पर आपको मेन मिलेंगे स्पेसिफिक। और स्पेसिफिक आसान है, स्पेसिफिक आसान है। क्या क्या बताना है उनके बारे में? कैरिंग अमाउंट बताने हैं बैलेंस शीट डेट पे एसेट्स के और लायबिलिटीज के। तो क्या क्या बताना पड़ रहा है सर? हमें इस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू बतानी है। क्या क्या बताना है? एसेट्स कितने हैं टोटल में उसके और लायबिलिटीज कितनी है। फिर हमें बताना है उसका रेवेन्यू और एक्सपेंसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्टिविटीज जो डिसकंटिन्यूइंग के ड्यूरिंग द करंट रिपोर्टिंग पीरियड। तो इस साल का कितना रेवेन्यू था उस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस के और खर्चे कितने थे। तो क्या क्या बताना है? एसेट लायबिलिटीज की वैल्यू, रेवेन्यू एक्सपेंसेस की वैल्यू। फिर कितना आपके पास में प्री टैक्स प्रॉफिट लॉस है फ्रॉम ऑर्डिनरी एक्टिविटीज जो है इस साल का, और इनकम टैक्स एक्सपेंस। तो क्या बताना है? उसका प्रॉफिट लॉस एंड इनकम टैक्स। प्रॉफिट लॉस एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस, ठीक है ना। और चौथा क्या बताना है? उसके नेट कैश फ्लोज एट्रीब्यूटेबल टू ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो आपको क्या बताना है? कैश फ्लोज। मुझे बताओ क्या जनरल आसान है कि स्पेसिफिक आसान है? सही बच्चे मुझे सोच के बताओ, क्या जनरल डिस्क्लोजर आसान है कि स्पेसिफिक डिस्क्लोजर आसान है? मुझे बताओ स्टैंडर्ड का पर्पस ही क्या था? यही तो था ना कि यूजर्स को जब आप ये बताओगे तो उन्हें पता चल जाएगा अच्छा ये वैल्यूज कुछ समय की मेहमान है, ये थोड़े समय के बाद गायब हो जाएगी। बात समझ रहे हो? तभी तो हम उनको दिखा रहे हैं ताकि वो सही प्रोजेक्शन कर पाएंगे ना एंटिटी के बारे में। मुझे तो जनरल डिस्क्लोजर आसान है कि स्पेसिफिक डिस्क्लोजर? सर स्पेसिफिक आसान है, नंबर भी आपको स्पेसिफिक के ही मिलने हैं। जनरल तो में था ही कुछ नहीं। जनरल वैसे क्या थे? डिस्क्रिप्शन है, वो बिजनेस है कि ज्योग्राफिकल है, डेट एंड नेचर ऑफ आईडी है और आपके पास में कितना समय लगेगा आपके पास बंद होने में, वो जनरल है। जनरल में फिर ऊपर नीचे भूल सकते हो, मैं सच्ची में कह रहा हूं स्पेसिफिक नहीं भूल पाओगे, क्योंकि स्पेसिफिक तो पूरा अकाउंट है जिस पे टिका हुआ है। अच्छा भाई एसेट लायबिलिटीज बताएंगे, अच्छा भाई रेवेन्यू एक्सपेंसेस बताएंगे, अच्छा भाई प्रॉफिट लॉस और इनकम टैक्स का खर्चा बता देंगे इस साल का कितना बनता है और डिस्काउंटिंग, और एक कैश फ्लोज बता देंगे ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग के, ठीक है ना। अभी के लिए मैं आपको सच्ची बोल रहा हूं, आपको लगेगा दोनों साल में दोनों साथ ही पड़े, पर मैं आपसे अगर मान लो कल परसों 2-3 दिन बाद पूछता हूं ना, तो मैं सच्ची बता रहा हूं आप स्पेसिफिक पहले बता दोगे।
क्योंकि पूरे अकाउंट में ही करो। जनरल में फिर हो सकता है अच्छा यार कुछ कुछ तो था, कुछ कुछ था, मतलब हो सकता है 4 में से 2 बता दो, 3 बता दो। पेपर में नंबर आपके स्पेसिफिक के मिले और स्पेसिफिक आसान है। अब इसमें एक छोटी सी मजेदार बात है, अरे बताने कहाँ है, बताओ सारे डिस्क्लोजर्स कहाँ देते हो, नोट्स टू अकाउंट्स में। जैसे आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग भी मैंने दिखाया था ना, सेगमेंट रिपोर्टिंग दिखाया था, वो नोट्स टू अकाउंट बनते हैं, तो नोट्स टू अकाउंट बनते हैं, वहां सारे दिखाए जाते हैं। तो इनकी प्रेजेंटेशन कहां पे होगी, कहते हैं सारे डिस्क्लोजर्स कहां प्रेजेंट होंगे, नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बट एक चीज को छोड़कर, एक चीज को छोड़कर, वो कौन सा है, एक्सेप्ट। कौन सा, एक एक्सेप्ट है। कहते हैं सारे डिस्क्लोजर नोट्स में लिखने, अलग से हेडिंग बनाओ डिस्कंटिन्यूइंग ऑपरेशन के और सारे डिस्क्लोजर, बट एक चीज को छोड़कर। कहते हैं वो कौन सा है, जो आपका ये प्रॉफिट लॉस आया था ना और इनकम टैक्स एक्सपेंस जो था, मतलब ये वाला, कौन से वाला, ये वाला जो आपका था, ये वाला। कहता है जो ये वाला है ना, इसको आपने कहां दिखाना है, इसको आपने दिखाना है फेस ऑफ द पीएनएल में। मतलब इस वाले को दिखाना है फेस ऑफ पीएनएल पे, मतलब जो मेन पीएनएल बन रहा है ना आपका पूरी कंपनी का, वहीं पे दिखाना है इस वैल्यू को। अच्छा सर फिर अगर ये ऐसा होगा, फिर तो हमारे शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में जो आपने सिखाया था, फिर तो ये वहां होना चाहिए। भाई अगर ये वहीं पे आना है, फिर शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में होना भी तो चाहिए ना, तो जाके देख ले शेड्यूल 3 का पीएनएल का फॉर्मेट याद है सभी को, हाँ हाँ सर याद है। तो मैं आपसे बात करना चाहता हूं, देखो ये था वो जब हमने किया था, तो ये जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ चैप्टर का किया था, तो वहां पे हमने सारी एक एक आइटम सीखी थी, मैं उसी वाली को लेके आया हूँ। तो यहाँ रेवेन्यू दिखाते थे, यहाँ सारे खर्चे दिखाते थे, आपका प्रॉफिट लॉस आता था, टैक्स माइनस करते थे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता था, वहीं खत्म कर देते थे। पर यहाँ देखो मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए थे कुछ स्टैंडर्ड्स के, और उनका रोल आ रहा है। जैसे AS20 सीख लिया था कि अर्निंग पर शेयर बेसिक डाइल्यूटेड है, ये AS20 बताता है निकालने को। इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में देखो ये रहा डिस्क्लोजर AS24 का। ओ माय गॉड, आप समझ पा रहे हो, ये AS24 के हिसाब से कि पीएल के फेस पे ही दिख रहा है, ये पीएल के फेस पे ही दिखता है। क्या क्या दिखा रहे हो, देखो उसका प्रॉफिट लॉस और उसका टैक्स एक्सपेंस और फिर आफ्टर टैक्स प्रॉफिट लॉस। समझ पा रहे हो, ये वैल्यू ऑन दी फेस ऑफ पीएल है, ये वैल्यू ऑन दी फेस ऑफ पीएल है। अब ऊपर आप रेवेन्यू एक्सपेंसेस तो पूरे ही दिखा रहे हो, बैलेंस शीट में जो वैल्यूज होगी वो पूरी ही दिख रही है, पूरी एंटिटी की कैश फ्लो पूरी की बन रही है। हाँ बट जो डिसकंटिन्यूइंग फाइनेंशियल ऑपरेशन, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस है, उसकी वैल्यूज कहां दिखाओगे, अलग से नोट्स टू अकाउंट में। ये जितने डिस्क्लोजर्स है ये सारे कहां दिख रहे हैं, नोट्स टू अकाउंट में। बट ये वाला जो स्पेसिफिकली है ये कहां दिख रहा है, पीएनएल के फेस पे, और ये मैंने आपको दिखा दिया, ये रहा, ये अलग से आपका दिखाया जा रहा है डिसकंटिन्यूइंग का प्रॉफिट लॉस और इनकम टैक्स एक्सपेंस। तो अगर आपसे बोले सारे डिस्क्लोजर्स कहां प्रेजेंट होंगे, नोट्स टू अकाउंट में। एक्सेप्शन क्या है कि आपका जो प्रॉफिट लॉस और इनकम टैक्स एक्सपेंस है वो दिखाया जाएगा पीएनएल के फेस पे। तो मैंने आपको वो प्रैक्टिकली भी आपको दिखा दिया कि वो फॉर्मेट के अंदर में आप देख सकते हैं कि वो बना हुआ है, वो बना हुआ है, ठीक है ना। क्या ये बात क्लियर हुई सभी को, क्या इतनी बात क्लियर हुई हमारे को। तो हमारे डिस्क्लोजर्स भी हमें पता चल गए क्या क्या दिखाने हैं, और हमें साथ में क्या बताना है अपने पास में, जो फेस ऑफ पीएनएल में। अच्छा अगली जो मैं बातें करने वाला हूं ना, ये स्टैंडर्ड ने लिखी जरूर है पर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं वैसे बताना चाहता हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको समझा भी दूंगा, पर क्वेश्चन एज सच इनका नहीं आया हुआ, बट आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन आपके पास इनका आया हुआ नहीं, मतलब इन द सेंस आया हुआ नहीं, बट आपको स्टैंडर्ड ने लिखा है तो आपको बताना जरूरी है। तो वो कहता है अदर डिस्क्लोजर्स, जनरल है तो हम इसे पढ़ लेंगे, जरूर पढ़ लेंगे एक बार जो है। कहता है व्हेन एन एंटरप्राइज डिस्पोज करता है किसी एसेट को या लायबिलिटी को, सेटल करता है एट्रीब्यूटेबल टू डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। कहता है आप अगर जब भी किसी एसेट को बेचोगे, किसी लायबिलिटी को सेटल करोगे, आगे बेचोगे तो है, इसीलिए तो है बेचोगे, लायबिलिटी सेटल करोगे, ठीक है ना। फॉर सेल ऑफ सच एसेट जो भी है, और सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इट शुड इंक्लूड इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ चीजें बताओगे, ऑब्वियसली आपने उस डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन के कुछ एसेट बेच दिए, कुछ लायबिलिटीज पे कर दी, तो आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताना पड़ेगा यूजर्स को। क्या बताना पड़ेगा, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी जब ये इवेंट, जब ये घटना होगी, किस चीज की घटना होगी, एसेट्स को बेचने की, लायबिलिटीज को सेटल करने की। क्या बताना पड़ेगा,
कितना गेन या लॉस हुआ, दैट इज रिकॉग्नाइज ऑन द डिस्पोजल ऑफ एसेट और सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी, उसका प्री टैक्स गेन लॉस एंड इनकम टैक्स एक्सपेंस। तो आपने अगर कल को कोई एसेट बेचा या लायबिलिटी सेटल करी तो आपको बताना है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम उसका कितना प्रॉफिट लॉस हमने रिकॉर्ड किया, या उसका अगर प्रॉफिट है तो उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स बनता है, तो वो आपको अलग से बताना पड़ेगा नोट्स में, ठीक है ना। एंड साथ में क्या बताओगे, नेट सेलिंग प्राइस और रेंज ऑफ प्राइसेस विच इज आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ दोज नेट एसेट्स फॉर विच एंटरप्राइज हैज एंटर्ड इनटू वन और मोर बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट्स, एक्सपेक्टेड टाइमिंग ऑफ रिसीट ऑफ द कैश फ्लोज एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ दोज नेट एसेट्स। जिन एसेट्स को बेचने का बाइंडिंग एग्रीमेंट कर चुके हो उनको बेचकर कितने पैसे आएंगे वो बताना है, आपके पास कितने समय में आएंगे वो बताना है, और उनकी आज कैरिंग वैल्यू कितनी दिख रही है, किनका जिनका बाइंडिंग एग्रीमेंट हो गया। तो जनरल बात बता रहा है, कहता है जिनको तो बेच दिया उनका ये बता दो कि कितना प्रॉफिट लॉस आपने इस साल रिकॉर्ड किया और आपका उनका इनकम टैक्स एक्सपेंस, और जिनको बेचने का एग्रीमेंट कर चुके उनको बेचकर कितने पैसे आएंगे, अब वो आज की इस वैल्यू पे दिख रहे हैं और वो पैसे कब आएंगे। सिंपल सी बात बोल रहा है, ठीक है ना, सिंपल सी बात बोल रहा है। फिर कहता है अपडेटिंग द डिस्क्लोजर्स। अपडेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, अगले साल जाके जब आप पहुंचोगे, मेरी बात समझो, आप अगले साल पहुंचोगे 31 मार्च 26 में, अभी पूरा डिसकंटिन्यूइंग नहीं हुआ, समझो चल रहा है ना, अभी तो वो चल रहा है। तो उस केस के अंदर में यहां पे जाके आपको AS 24 तो डिस्क्लोजर देना है। अब आपको यहाँ पे अपडेट करना है ना यूजर्स को इसके बारे में, इसके बारे में क्या करना है, अपडेट करना है। तो अपडेटिंग में आपको क्या क्या बताना है भाई, जो मेजर घटना वगैरह हुई है बस वो बता दो। तो कहते हैं इन एडिशन टू द डिस्क्लोजर्स एंटरप्राइज अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड करेगा सब्सिक्वेंट टू द वन इन विच आईडी इवेंट्स, मतलब अगले सालों में, जिस साल पहले साल है उस साल तो इनिशियल डिस्क्लोजर लग गया, वो बता दी जनरल बात है। अगले साल से क्या करोगे, अब अपडेट करोगे, तो सब्सिक्वेंट आ गया नेक्स्ट ईयर से। नेक्स्ट ईयर से क्या क्या बताना है, डिस्क्रिप्शन देनी है ऑफ द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज रिलेटिंग टू एसेट्स टू बी डिस्पोज्ड और लायबिलिटीज टू बी सेटल्ड। कहते हैं आपको ये बताना है अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ, मान लो एग्रीमेंट में कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ एसेट लायबिलिटीज बेच दी आपके पास में, तो उसमें अगर कोई सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट का मतलब हमेशा होता है मटेरियल, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी घटना हुई है जो आपको लगता है आपके कैश फ्लो में फर्क डाल रही है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दो। फिर डिस्क्लोजर्स कंटिन्यू कब तक करेंगे, इन द फाइनेंशियल फॉर पीरियड अप टू द एंड इंक्लूडिंग द पीरियड विद डिसकंटिन्यूएंस इज कंप्लीटेड। मैं ये कहता हूं, ध्यान से सुनना, मैं ये कहता हूं बेटा कि मेरा ये आपकी डिसकंटिन्यूएंस इस डेट को जाके कंप्लीट हो गई, 1 जुलाई 26 को बंद हो गया जी, वो 1 जुलाई 26 को बंद हो गया। अब जब आप ये साल बनाओगे 31 मार्च 27, क्या इस साल के एंड में डिस्क्लोजर्स आएंगे, क्या AS 24 का डिस्क्लोजर दिया जाएगा, द आंसर इज यस। भाई 3 महीने की तो है ना घटना, कितना बेचा कितना क्या हुआ वो सारी चीजें तो बतानी पड़ेगी ना आपको। हाँ, उनकी अब बची हुई वैल्यूज एसेट लायबिलिटीज की नहीं दिखेगी भाई, उनका जो भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंस आ रहा है, जो बेचा जिस वैल्यू पे, उसका प्रॉफिट लॉस जो आपने इन 3 महीनों में बेचा वो तो आपके सारा होगा ना। तो वो 3 महीने के रिस्पेक्ट में जो डिस्क्लोजर है वो तो आएंगे ना उनके। हाँ, अब क्या उससे अगले साल में दिखाओगे, समझो मेरी बात को, जब उससे अगला साल आएगा 31 मार्च 28, क्या उस साल AS 24 का डिस्क्लोजर होगा, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। तो ऑब्वियसली बात है, ऑब्वियसली बात है भाई, जिस साल से चालू हुआ था, जिस साल आईडी हुआ था उस साल से डिस्क्लोजर लगने चालू हो गए, जिस साल जाके वो बंद होगा उस साल का जो खत्म हो रही होगी उसमें भी तो दिखाया जाएगा, उसके अगले साल से लगना बंद हो जाएगा। सिंपल सी बात है, मतलब इसमें कोई भी टिपिकल टेक्निकलिटी वाली कोई बात नहीं है, इसमें कोई भी टेक्निकल वाली बात नहीं। हाँ देखो बेटा, स्टैंडर्ड मेरे को जो बातें बोल रहा है मेरे को तो आपको बतानी सारी जरूरी है, और मैं इसीलिए क्या होता है थोड़ा सा वैल्यूज प्रैक्टिकल ले लेता हूं ताकि आप लोगों को वो बातें समझ आ जाए, वरना क्या होगा अंग्रेजी लिखिए वो
पढ़ने को तो आप खुद भी पढ़ लेंगे, बट हम क्लास में आए तो हम उसको समझना भी तो जरूरी है ना एटलीस्ट। मतलब आपका एमसीक्यू वगैरह में कुछ भी बन सकता है। देखो सिंस एमसीक्यू हमारे सिलेबस में आ गए ना, तो मेरे को डर लगता है ऐसे कुछ भी पूछ सकता है, तो हमें पता होना चाहिए सब कुछ, ठीक है ना। तो डिस्क्लोजर्स कब तक आएंगे? जिस साल डिसकंटिन्यूस हो रही है तब तक आएंगे। डिसकंटिन्यूस कंप्लीट कब हो जाएगी? जब प्लान सब्सटेंशियली आपका कंप्लीट हो गया या फिर अबंडन हो गया, चाहे पूरे पैसे भी बाहर से आने बाकी है। देखो वो एसेट्स उठा के ले गया, सारी बातें कंप्लीट हो गई, हो सकता है थोड़े बहुत पैसे मिलने बाकी है, वो चल सकता है, पर प्लान में जो बातें लिखी थी वो सारी पूरी होगी। हो सकता है थोड़े बहुत पैसे बच भी जाए, इसका मतलब ये डिसकंटिन्यूस तो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। और एनी डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड बाय एएस 24 शुड बी प्रेजेंटेड सेपरेटली फॉर ईच डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। एक बात उसने और लिख दी, ये अच्छी बात है, इसका कोई क्वेश्चन बना नहीं। मान लो मेरे 5 धंधे हैं, मैं 2 धंधों को बंद करने का फैसला कर रहा हूं, 5 में से 2 धंधों को बंद, और दोनों मेजर है, मैं जब मेजर टुकड़ों को बंद करने की बात कर रहा हूं तो मेरे पास एएस 24 लगेगा ना, दोनों पे लगेगा ना एएस 24। 5 में से 2 को बंद कर रहा हूं, तो मुझे बताओ क्या मैं दोनों की वैल्यूज को ऐड करके दिखाऊंगा कि अलग अलग दिखाऊंगा? दोनों की वैल्यूज को, 2 डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, एक नहीं है 2 है, तो दोनों की वैल्यूज को वो कह रहे हैं अलग अलग दिखाओगे, कॉमन सेंस, तभी तो यूजर को सही पता चल पाएगा इसकी इतनी है इसकी इतनी है। तो सेपरेटली दिखानी है हर डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की, दोनों की सेपरेटली दिखानी, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है ना। तो वो आपके पास ये बात बोलता है। फिर एक वर्ड कहते हैं रीस्टेटमेंट ऑफ प्रायर पीरियड्स। छोटी छोटी 2-3 बातें रहेगी, स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, फिर हमारे क्वेश्चंस रह जाएगा बस, ठीक है। कहता है रीस्टेटमेंट का मतलब होता है उसे सही करना, दोबारा दिखाना। अब वो कहता है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन, कंपैरेटिव मतलब जो पिछले साल का दिखाते हो, फॉर द प्रायर पीरियड्स that is presented in the financial statement prepared after the ID should be restated to segregate asset, liabilities, revenue, expenses and cash flows of the continuing and discontinuing the manner similar to that mentioned above। बेटा सवाल उठा, मैं एक छोटी सी बात करूंगा, मुझे बताओ क्या 1 अप्रैल 24 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एएस 24 लग रहा था? सही बच्चे बताओ, क्या इस दिन एएस 24 लग रहा था? नहीं लग रहा था, क्योंकि यहां तक आईडी हुआ ही नहीं था। जब आपने 31 मार्च 24 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई होगी तो उसमें तो सारा ही नॉर्मल है ना, तो एएस 24 का डिस्क्लोजर नहीं दिया होगा। सर बिल्कुल बात ठीक है, जब मैं पहली बार इसको लगाने गया तो मैंने तो इस डेट से लगाया ना, मैंने तो इस डेट से लगाया। अब सवाल ये उठता है जब मैं इस डेट से लगाऊंगा तो उसमें कुछ वैल्यूज ऑब्वियसली 24-25 की जैसे आएगी, रेवेन्यू एक्सपेंस है, आपका रेवेन्यू दिखाओगे आप उसका डिसकंटिन्यूएंस का अलग से, एक्सपेंसेस दिखाओगे आप अलग से, उसके एसेट्स की वैल्यू दिखाओगे 31 मार्च 25 की, लायबिलिटीज की वैल्यू दिखाओगे, आप ये सारी बातें बताओगे ना। तो मुझे बताओ क्या आपको अब 23-24 की भी बतानी पड़ेगी? वो कहता है बिल्कुल, कंपैरेटिव के लिए आपको पिछले साल का भी रीस्टेट करना पड़ेगा। आपको याद आ रहा है कुछ, कई बार मैंने आपको एएस 20 में सिखाया था, जब आप बोनस इशू देते थे, जब आप बोनस इशू देते थे तो इस साल का ईपीएस तो कम होता ही होता था क्योंकि उसमें डेट रेलिवेंट नहीं होती थी, पर आप पिछले साल का ईपीएस भी रीस्टेट करते थे, तो हम बोनस का इफेक्ट पिछले साल में भी लेते थे ताकि कंपैरिजन सही हो सके। याद आ रहा है कुछ कुछ? याद आ रहा है कुछ कुछ? तो सेम तरीके से कह रहा है कि जब तुम इस साल डिस्क्लोजर दोगे तो भैया उसके विजा विज पिछले का भी तो देना पड़ेगा ना, तो पिछली वाली वैल्यूज को भी निकाल के लाना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। तो मतलब कि जब आप पहली बार एएस लगाओगे तो आपको पिछले साल की वैल्यूज को भी निकाल के लाना पड़ेगा कि पिछले साल का उन्हीं डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का कितना था। सिंपल सी बात है, चाहे वो पिछले साल नहीं दिख रहा था क्योंकि पिछले साल डीसीओ में फॉल नहीं कर रहा था, इस साल फॉल किया, तो आपको मान लो एयरलाइन बिजनेस और होटल बिजनेस है, तो आप एयरलाइन बिजनेस को बंद करो, पिछले साल नॉर्मल था तो पिछले साल कुछ नहीं दिख रहा होगा, पर जब इस साल दिखाओगे तो यहां की वैल्यूज तो बताओगे, कंपैरेटिव के लिए पिछली भी बताओगे। बस इतनी सी बात बोल रहा है, कंपैरेटिव ताकि यूजर्स को सही कंपैरिजन तो हो सके, अच्छा इनकी वैल्यूज पिछले साल इतनी थी, तो नोट्स में और यहां पे आपको कंपैरेटिव के लिए पिछले की भी बतानी पड़ेगी, ठीक है ना बात? ओके सर बिल्कुल बात सही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बड़ी आसान सा पॉइंट था। एक और आपके पास छोटा सा बस पॉइंट है, हम एक अलग सा स्टैंडर्ड करेंगे बेटा,
अरे पहले बताओ सभी बच्चे। अरे भाई जाग भी रहे हो, गुड मॉर्निंग तो बोल दो। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम लोग सो गए हो? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम लोग सो गए हो? फटाफट से सही बच्चे यस करो। तो जाग रहे हैं, जाग रहे हैं, अरे जागो। अरे जाग भी जाओ, लग रहा है सो गए हो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे कह रहे हो ये पानी कहाँ से आया? अब जागे है लग रहा है, तो नहीं गए पता चले। हाँ जाग रहे हैं, जाग रहे हैं सब। कह रहे थोड़ा थोड़ा सो गए थे, अब जागे। तभी तो तुम्हें बीच बीच में जगाना पड़ता है। बच्चे कह रहे बोरिंग लग रहा है। बेटा कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं डांस करूंगा, ठीक हो जाएगा। जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें याद आएगा, ओहो उस दिन हम काश अपने पास में जो है सर की बातों को सुन लेते। कार्तिक बेटा कंपैरेटिव आप नॉर्मली बताते हो, बट ऑब्वियस सी बात है स्टैंडर्ड को ये बात कहनी पड़ेगी ना, कंपैरेटिव पिछले साल का दिखाओ। तो अब नॉर्मली पिछले साल थोड़ी ना आपने सेग्रीगेट करा था, पिछले साल तो नॉर्मली था। आधे कह रहे जिंदा है, हाँ भाई, हाँ जिंदा ही रहना है। कुछ तुम्हें हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। नितिन सर की क्लास देखते देखते हमें सदमा लग गया, हम हॉस्पिटल में एडमिटेड है। खुद ने कुछ गलत चीजें खाई पी होगी, उसका सारे का सारा ब्लेम मेरे में आ जाएगा। ठीक है चलो, किसी और की क्लास में गिर जाना, मेरी क्लास में मत गिरना, घर पे पता चले ब्लेम मेरे पे आ गया। अच्छा भाई, दो तीन चीजें रहेगी बस छोटी छोटी। कहता है डिस्क्लोजर इन द इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट। बेटा हम एक अपने पास में क्या करेंगे, एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा, एक अलग से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आएगा इंटरिम रिपोर्टिंग को लेके। बाद में जाके करते हम लोग। वो है एएस नंबर 25, एएस नंबर 25। ठीक है ना? अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनते जाओ। मेरी बात जरा ध्यान से सुनते जाओ। बेटा यहां पर मैं ये स्टैंडर्ड ना कुछ बात करता है, अगर आप कभी सुना हो ना, क्वार्टरली रिपोर्टिंग्स वगैरह करी जाती है, न्यूज़पेपर वगैरह में आपके पास में क्वार्टरली रिपोर्ट्स पब्लिश होती है, वो हम सारी बातें उसमें करेंगे। इंटरिम होता है साल के बीच में रिपोर्टिंग करना, साल के दौरान में रिपोर्टिंग करना। ठीक है ना? तो क्वार्टरली रिपोर्ट्स वगैरह के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि उसमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं। तो मैं जैसे आप लोगों के साथ में एक छोटा सा एग्जाम्पल जो ले रहा था, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यहीं पर मैं बता देता हूँ। मैं कहता हूँ ये हमारा 1 अप्रैल 24 था, खत्म हुआ 31 मार्च 25 को, अगला साल खत्म होगा 31 मार्च 26 को। अब आपका आईडी कब हुआ था? जैसे 1 सितंबर 24 को, तो आपने AS 24 के हिसाब से डिस्क्लोजर ले दे दिए, AS 24 के डिस्क्लोजर लग गए। ठीक है ना? अब वो कहता है कि आप AS 25 के हिसाब से, मतलब जब हम वहां सीखेंगे कुछ बातें करेंगे, तो मान लो आप यहाँ पे 30 जून को ये इंटरिम रिपोर्ट बनाने जा रहे हो, तो क्या जब आप ये 3 महीने की रिपोर्टिंग करोगे तो यहां पे भी कुछ AS 24 का डिस्क्लोजर कुछ बताना है, तो वो उसकी बात करने जा रहा है कि वहां पे भी कुछ 3 महीने बाद जो रिपोर्ट बनाओगे, 3 3 महीने बाद कर करके, तो वहां पे भी बताना। देखो ईयर एंड पे तो हम अपडेट करेंगे ही ना यूजर्स को, ईयर एंड पे तो हमने करना ही, ऊपर पड़ा। अब हम यहाँ करने जा रहे हैं क्या, क्वार्टरली भी करना है, तो बस वो इतनी सी बात करने जा रहा है। आरटीबी में क्वेश्चन था, जनरल थ्रेटिकल क्वेश्चन है। कहते हैं डिस्क्लोजर जो है इंटरिम रिपोर्ट के अंदर में इन रिस्पेक्ट ऑफ DCO शुड बी मेड इन अकॉर्डेंस विद AS 25।
तो जो आपके पास होंगे वो S25 के हिसाब से होने, इंक्लूडिंग आपको बताना है क्या क्या बताना है, दो चीजों के बारे में कहता है जो ऊपर भी थी। अगर कोई सिग्निफिकेंट एक्टिविटी या इवेंट हुई है सिंस द एंड ऑफ द मोस्ट रीसेंट एनुअल रिपोर्टिंग पीरियड रिलेटिंग टू डीसीओ, कहते हैं अगर इस डेट के बाद से इस दौरान में कोई मेजर घटना हुई है, कोई मेजर घटना हुई है तो वो आपको यहां पे डिस्क्लोज करना है ताकि यूजर्स अपडेट हो जाए। ईयर एंड पे क्यों करना, क्वार्टरली रिपोर्ट का मतलब ही क्या, उन्हें अपडेट करते चलो। तो अगर कोई मेजर घटना हुई है तो उसको बता दो, ठीक है ना, सिग्निफिकेंट अगर आपके पास में कोई एक्टिविटी हुई है। दूसरा, अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज हुआ इन द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज रिलेटिंग टू एसेट्स टू बी डिस्पोज एंड लायबिलिटीज टू बी सेटल। सेम तरीके से अगर कोई आपका सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, जो पैसे हमें एसेट्स को बेच के मिलने थे या जो पैसे हमें आने थे, कब आने थे, उसके में कोई मेजर चेंज हुआ है। भाई एसेट जो बिकना था वो 10 लाख का बिकना था, अब वो मेरे को लग रहा है कि मेरे एसेट तो 6 लाख के ही बिकेंगे, तो आप समझो जो मैं एक्सपेक्टेशन बोल रहा था वो मेरी 4 लाख का नुकसान हो जाएगा या ज्यादा में बिक जाएंगे मान लो। तो एक मेजर आपका चेंज आ रहा है, या मुझे लग रहा था पैसे 6 महीने बाद आएंगे, मुझे लग रहा है नहीं नहीं पैसे मेरे 1.5 साल के बाद आएंगे, तो समय पे फर्क पड़ गया, अमाउंट या समय पे फर्क पड़ गया और वो मेजर फर्क पड़ रहा है, चेंज इन द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, तो आपको बताना है। तो अगर कोई मेजर घटना हो रही है तो आपको बस अपने यूजर्स को अपडेट कर देना है, क्वार्टर में भी अपडेट कर देना, बस सिंपल सी बात है। अभी तक मैंने आपको जितनी बातें बताई, मैं क्या फटाफट से उसे अपने पास में एक बार के लिए कंक्लूड करने की बात करूं। इसमें एक पॉइंट और रह गया, इंपॉर्टेंट है, वो अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, इस पेज के लास्ट में कुछ पढ़ा है, बट जितनी मैंने बातें करी फटाफट से रिवाइज करेंगे, क्विक रिवीजन। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन का स्टैंडर्ड क्या है, डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड है, क्विक रिवीजन मीठी मीठी आपके पास में जो क्या करने जा रहा है, जो इन्फॉर्मेशन देगा यूजर्स को ताकि वो सही प्रोजेक्शन कर सके। डीसीओ का मतलब क्या है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ एन एंटरप्राइज, जो कि एक परसुएंट टू अ प्लान, एक प्लान हो रहा है प्रॉपर, आपका डिटेल फॉर्मल प्लान वगैरह बन रहा है जिसके अंदर इन इंटायरिटी डिस्पोज करोगे या टुकड़ों में अबंडन कर दोगे। जो हमारा सेपरेट मेजर क्या है बेटा, मेजर लाइन ऑफ आपके पास में क्या है, आपका आपका जो है बिजनेस या जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन है, और जिसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है ऑपरेशनली एंड फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है ना। तो और वो कैसे पता चलेगा, डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, उसके सेपरेटली एसेट लायबिलिटीज पता है, उसके सेपरेटली खर्चे पता है, रेवेन्यू पता है, तो ही तो अल्टीमेटली आप रिपोर्टिंग करोगे ना, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अपने आप में एक इनफ्रीक्वेंट इवेंट है, पर इट डजंट मीन कि सारी चीजें जो कभी कभार होती है वो डिसकंटिन्यूइंग होगी। हाँ, इस स्टैंडर्ड के लगने का मतलब ये नहीं है कि गोइंग कंसर्न के असम्पशन वैलिड नहीं है, पूरे धंधे को नहीं बंद करने जा रहा, मेजर टुकड़े को बंद करने जा रहा हूं, मेजर टुकड़े को, बड़ा टुकड़ा, ठीक है ना। फिर आईडी क्या होगा, आईडी होगा दो में से जो पहले होगा, या तो बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट कर लिया या डिटेल फॉर्मल प्लान बना दिया और उसकी अनाउंसमेंट कर दी। डिटेल फॉर्मल प्लान में क्या आता है, कौन कौन से एसेट बेचोगे, कितनी वैल्यू आएगी बेच के, किस तरीके से बेचोगे, कितने इंप्लॉयज को निकाल के कंपनसेट करोगे, कितने पैसे आएंगे बेचकर, कौन सी लोकेशन अफेक्टेड है। अनाउंसमेंट किसको कर दी, जिनको फर्क पड़ता है, दोनों में से जो पहले होगा वो आईडी है। ये स्टैंडर्ड रिकॉग्निशन मेजरमेंट नहीं बताता, उसके लिए रेलिवेंट एज देखो, वो कहता है सिर्फ मैं डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन बताऊंगा। प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर में क्या क्या चीज है बेटा, हमारे पास में जनरल डिस्क्लोजर 4 है। जनरल डिस्क्लोजर कितने हैं, 4 है। डिस्क्रिप्शन, वो बिजनेस या जोग्राफिकल है, डेट एंड नेचर ऑफ आईडी, और कितना समय लगेगा। हाँ, जो आपके पास में जो है स्पेसिफिक है वो इंपॉर्टेंट है, एसेट कितने हैं उसके, कैरिंग अमाउंट कितनी दिख रही है, लायबिलिटीज टू बी डिस्पोज ऑफ, उसका रेवेन्यू और खर्चे कितने थे डिस्कंटिन्यूइंग के, उसका प्रॉफिट या लॉस डिस्कंटिन्यूइंग, और उसका इनकम टैक्स एक्सपेंस, और कैश फ्लो ऑपरेटिंग में। ये सारे डिस्क्लोजर आएंगे नोट्स में आएंगे, बैलेंस शीट कैश फ्लो में सेग्रीगेट नहीं करोगे कोई एक एक, वहां तो टोटल ही दिख रहा है, एज ऑन डेट ही दिख रहा है। हाँ, पर जो इसमें से सेकंड लास्ट था प्रॉफिट लॉस वाला, और वो आपका क्या दिखाना है, वो आपका फेस ऑफ पीएल में दिखाना है, ठीक है ना। फिर अदर डिस्क्लोजर्स में आपको बताना है, अगर कोई आपको बेचने में प्रॉफिट लॉस हो रहा है, उसका कितना प्रॉफिट लॉस है, कितना आपका इनकम टैक्स बनता है, और अगर आपने जिनका कमिटमेंट कर दिया बेचने की, उसमें कब पैसे आएंगे, कितने पैसे बेच करेंगे, उनकी कितनी वैल्यू दिख रही है। अपडेट कर देना अगले सालों में जाके, अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है आपके पास में तो वो बता दीजिए, अमाउंट और टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज में, तो वो आपके पास में बताना है बेटा, ठीक है ना, जो आप बेचेंगे। हाँ, डिस्क्लोजर्स कब तक चलेंगे, जिस साल जाके डिसकंटिन्यूअस कंप्लीट होगी उस साल का भी उतने महीनों का तो बताना पड़ेगा ना, उसके अगले साल से लागू नहीं होगा। फिर अगर दो डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है तो दोनों का अलग अलग बताना है, जो भी वैल्यूज आपको डिस्क्लोजर देनी है। रीस्टेटमेंट, जिस साल कर रहे हो उसका पिछले साल का कंपैरेटिव भी आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और इंटरिम में अगर क्या बताना है, जो क्वार्टरली रिपोर्टिंग्स वगैरह करते हो तो उसमें क्या बताना है आपको, अगर कोई भी मेजर चेंज हुआ है, सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, और ये आपका सिग्निफिकेंट आपके पास एक्टिविटी हुई थी या चेंज इन द अमाउंट और टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज, ये आपके पास बात आ रही है। क्या यहां तक बात क्लियर हुई।
क्या यहां तक बात क्लियर हुई? हमारे पास एक बार जितना सीखा फटाफट से रिवाइज भी हो गया, फटाफट से रिवाइज भी हो गया, ठीक है ना। ये मैं आपको एग्जांपल्स भी कराऊंगा, मैं एक आधा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, इसे मुझे पढ़ने की लोड नहीं है, इसमें कोई होमवर्क नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है, आज आपको अलग से कोई होमवर्क क्वेश्चंस की सेगमेंट नहीं है। हाँ बट रिवाइज करना होता है डेली, ये मैं पहले बता दूं। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, पेपर में आया हुआ है। देखो डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन रिक्वायरमेंट्स ES 24 की क्या है। देखो 2 बार पेपर में आया हुआ है, नवंबर 18, नवंबर 23, 5 नंबर का, और RTB में था। तो ये डिस्क्लोजर कौन से आ गए? वही 4 स्पेसिफिक 4 जनरल, तो वही आ गए। जिस साल ID होगा, बिगिनिंग विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिस साल ID होगा, तो वो 4 जनरल डिस्क्लोजर्स आ गए, 4 स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स आ गए, सिंपल सी बात है। तो इसको मुझे अलग से, ये पेपर वाले दिन देखने की लोड थोड़ा ना, वो तो थ्योरी में कर तो लिया, मैं एक एक लाइन फिर से थोड़ा पढ़ूंगा, वो तो हो चुका। कहने का मतलब था ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, आपके सामने है, RTP में भी आया हुआ है, ठीक है। ऐसे एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस क्या है, RTP का है एज पर ES 24, और क्या एंटरप्राइज को इंक्लूड करनी है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू DCO इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाँ उसके बारे में बता रहा हूँ। तो DCO की परिभाषा क्या है? पैरा 3 के हिसाब से वो 3 थे, पहले में 3 था, इंटायरिटी, पीस मील, अबंडन, और फिर सेपरेट मेजर लाइन है और डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, तो वो परिभाषा लिख दी, डेफिनेशन ऑफ DCO। और हाँ उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोजर्स आपको देने हैं। उसने ये नहीं मांगा कि क्या डिस्क्लोजर देने, उसने पूछा क्या डिस्क्लोजर देने होते हैं DCO के। हाँ देने हैं, जिस साल ID होगा उस साल से डिस्क्लोजर देने लग जाएंगे। ये नहीं बोला कि आपके क्या डिस्क्लोजर, शुड एन एंटरप्राइज इंक्लूड, द आंसर इज यस, डिस्क्लोजर देने हैं। तो बड़ा जनरल सा क्वेश्चन था, बड़ा ही जनरल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। ये बात भी हमारी क्लियर होगी। यस सर। मेरे को एक बात और बतानी है, फिर उसके बाद हमारे पास जो है स्टैंडर्ड के गिने चुने जो क्वेश्चन है वो करके हम खत्म कर देंगे। वो एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या सभी बच्चे मुझे ध्यान से सुन रहे हैं? हाँ सर, मतलब इसे भी हमें याद करना होगा। वो कहते हैं ये स्टैंडर्ड ना एक्चुअली में लगेगा तो तभी जब इसकी सारी कंडीशंस फुलफिल होती है, पैरा 3 की डेफिनेशन पूरी होगी। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये स्टैंडर्ड शायद लागू हो रहा है, शायद लागू हो रहा है, पर वो हो नहीं रहा। मतलब हमें ये स्टैंडर्ड अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देने जा रहा है, कुछ ऐसी एक्टिविटीज की जो आपके धंधे में होती है, बट वो कहता है इन्हें आप DCO मत समझ लेना। कह रहा है कुछ मैं तुम्हें इवेंट्स बताने जा रहा हूं जो तुम्हें शायद लग सकता है कि DCO होगा, पर वो होगा नहीं, अनटिल अनलेस कि तुम्हारी डेफिनेशन पूरी हो जाए। डेफिनेशन पूरी हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है, कि तुम बेचोगे जो भी करोगे इकट्ठे वगैरह में, सारी डेफिनेशन पूरी हो जाए फिर कोई दिक्कत नहीं। पर कई बार तुम्हें ऐसा लग सकता है कि ये DCO में शायद फॉल कर जाए, पर वो पहले ही बोल देता है कि ये DCO नहीं है, ये DCO नहीं है। तो वो कुछ एग्जाम्पल्स देने जा रहा है of the activities that do not necessarily satisfy criteria A of the definition but might do so in combination with other circumstances। तो वो क्या बताने जा रहा है, तुमने कब कब DCO नहीं मानना, DCO नहीं मानना। वो 4 एग्जांपल्स देने जा रहा है और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 पॉइंट्स है, 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 4 पॉइंट्स है, ठीक है। तो वो कहता है सबसे पहला क्या है, सबसे पहले ग्रेजुअल और एवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ अ प्रोडक्ट लाइन और अ क्लास ऑफ सर्विस। बेटा आपके पास में आप क्या करते हो, आपको पता है जीवन में सबसे बड़ा नियम क्या है, संसार का सबसे बड़ा नियम क्या है? बदलाव, बदलाव, बदलाव। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ। अब मान लीजिए मैं अपने पास में 2 प्रोडक्ट बनाता हूं, प्रोडक्ट A, प्रोडक्ट B। मैं मशीन पे दोनों प्रोडक्ट बना रहा हूं, प्रोडक्ट A भी बना रहा हूं, प्रोडक्ट B भी बना रहा हूं। मेरा मार्केट में प्रोडक्ट A ज्यादा बिक रहा है, प्रोडक्ट B इतना लोग खरीद नहीं रहे, प्रोडक्ट B इतना को लोग खरीद नहीं रहे, भाई अपने पास में नहीं खरीद रहे। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा यार अच्छा धीरे धीरे ना इसकी प्रोडक्शन बढ़ा देता हूं और इसकी प्रोडक्शन गिरा देता हूं। भाई मशीन तो एक ही है, मशीन तो एक ही है। तो मैंने क्या बोला, अच्छा ऐसा है प्रोडक्ट B लोग कम खरीद रहे हैं, ज्यादा लोग एक्सेप्टेंस नहीं दे रहे, तो मैं क्या करता हूं सेम मशीन है उसी पे क्या करता हूं, प्रोडक्ट A की प्रोडक्शन बढ़ा दी, प्रोडक्ट B की प्रोडक्शन कम कर दी। डज इट मीन कि डिसकंटिन्यूइंग है? वो कहता है ना बाबा ना, भाई आपके पास में बदलाव ही संसार का नियम है, आपके बिजनेस में रीस्ट्रक्चरिंग तो होती ही रहेगी। इट डजंट मीन कि जो आप बिजनेस के अंदर में कुछ ग्रेजुअल, ग्रेजुअल मतलब हौले हौले, हौले हौले
आपके पास में क्या कर रहे हो, फेज आउट कर रहे हो एक प्रोडक्ट लाइन को, एक प्रोडक्ट को बनाना धीरे धीरे बंद कर रहे हो, तो ऑब्वियसली दैट डजंट मीन कि डिसकंटिन्यूइंग है, दैट डजंट मीन कि ये डिसकंटिन्यूइंग, उसने पहले बोल दिया। ठीक है ना, सेम प्रोडक्ट आपके पास, सेम यार आपके पास मशीन है, उस पर एक दोनों प्रोडक्ट बनते थे, ऑब्वियसली एक ही डिमांड ज्यादा, उसको बना रहे हो, बी की नहीं है तो आप उसको कम कर रहे हो, उसकी प्रोडक्शन कम कर दी, इट डजंट मीन डिसकंटिन्यूइंग, क्योंकि बेचने पूछने की बातें थोड़ी ना हो रही है। ठीक है ना। फिर अगला कहता है डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ रिलेटिवली अब्रप्टली सेवरल प्रोडक्ट्स विद इन एन ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस। डिसकंटिन्यूइंग रिलेटिवली अब्रप्टली का मतलब है एकदम से, विदाउट एनी लॉजिक। मैंने बोला जी मैं अपने पास 2 चिप्स बनाता हूं, चिप्स 1 चिप्स 2, मैंने कहा मैं अपने पास चिप्स 2 बनाना एक बार के लिए बंद कर रहा हूं, बिल्कुल रोक दिया। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं धीरे धीरे हौले हौले कर रहा हूं, हौले हौले नहीं कर रहा, मैंने एकदम से बंद कर दिया उसके बनाना प्रोडक्शन। एक है हौले हौले ग्रेजुअल आपके पास बंद करी थोड़ा, एक कहते हैं डिसकंटिन्यू कर दिया अब्रप्टली, मतलब एकदम से कर दिया। काफी सारे प्रोडक्ट्स को, काफी सारे प्रोडक्ट, मैं कहता हूं 5 चिप्स बनाता था, मैंने 3 चिप्स को एकदम से बंद कर दिया, उसकी प्रोडक्शन बंद कर दी मैंने। ठीक है ना, जो ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस है, क्योंकि मुझे लगता है आने वाले समय में ना इसे कोई खरीदेगा नहीं। या मान लीजिए मेरे से जो कस्टमर खरीदता था, सुनना, मेरे से जो कस्टमर खरीदता था वो कस्टमर जो है मेरा इकलौता कस्टमर है, उसने अपने पास, उसकी कंपनी बंद हो गई, तो मुझे बताओ मैं बना के करूंगा क्या? तो मैं तो प्रोडक्शन एकदम से रोक दूंगा ना उसकी, मैं तो प्रोडक्शन एकदम से रोक दूंगा, क्योंकि मैं बना के करूंगा क्या, क्योंकि जिसको बेचता था उसकी तो कंपनी बंद हो गई। या मैं गवर्नमेंट को बेचता था, गवर्नमेंट ने मेरे से एक बार के लिए ऑर्डर कैंसिल कर दिया, कहता हमने नहीं तुम्हारे से खरीदना, तो ऑर्डर कैंसिल हो गया, आप बनाओगे क्यों? तो अगर आपने एकदम से भी रोक दिए काफी सारे प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन, इट डजंट मीन क्यों, क्योंकि हो सकता है कल को दोबारा चालू कर दो। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्पोज ऑफ, हम बेचने की बातें नहीं कर रहे यहां पे ना कुछ भी। देखो मैं क्या कह रहा हूं, यहां पर मैं वो देने जा रहा है जो डीसीओ जनरली नहीं है, क्योंकि बेटा मैं ये इसलिए बातें कर रहा हूं, अगर आप धंधे के अंदर में, क्या मुझे बताओ, क्या आप हर रोज, हर साल, हर महीने कुछ कुछ अपने पास में नई चीजें करते रहोगे? हाँ, आप समय के साथ चेंज होंगे होंगे। मुझे बताओ अगर आप समय के साथ चेंज होंगे होंगे, जिस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है उसको प्रोड्यूस ज्यादा करो, जिसकी कम है उसको कम कर रहे हो, कुछ नई चीज आई उसको लेके आ रहे हो। अब मुझे बताओ अगर आप उस केस में इस स्टैंडर्ड को लगाओगे और आप हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में यहां पे ये डिस्क्लोजर देना मान लो चालू कर दोगे, तो क्या यूजर्स को आपके ऊपर भरोसा रहेगा कि भरोसा कम होगा? वो कहेंगे अरे ये कंपनी तो कभी भी कुछ भी बंद कर देती है, डिसकंटिन्यू कर देती है। बेटा यूजर्स का आपके ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, समझो, क्योंकि स्टैंडर्ड का लगने के चांसेस इज वेरी लेस। वो कहता कंडीशन पूरी होगी तो करेंगे ना, क्योंकि इट इज शोइंग कि तुमने जहां पैसे लगाए थे यूजर के लेके, तुम्हारा वो डिसीजन सही नहीं था, तभी तुम उसको बंद करके बेचने का फैसला कर रहे हो। मेरी बात समझो, तभी स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी इज वेरी रेयर, क्योंकि अगर आप हर छोटे से बदलाव में, हर छोटे से बदलाव को अगर डिस्क्लोज करना चालू कर दोगे, तो तुम्हारा जो यूजर्स का जो तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है वो तो खत्म हो जाएगा ना। तुम कह रहे हो हमने छोटा सा बदलाव किया, अब हम प्रोडक्ट ए नहीं प्रोडक्ट बी बनाएंगे, चलो चलो डिस्क्लोजर करो, भाई यूजर तो तुम्हारे ऊपर विश्वास ही नहीं करेंगे, कौन पैसा लगाएगा तुम्हारी कंपनी में? वो कहेंगे यार कुछ भी लगाते हैं तो डिसकंटिन्यू कर देते, समझ रहे हो? तो इस स्टैंडर्ड की एप्लीकेबिलिटी इज वेरी रेयर, इसीलिए स्टैंडर्ड ने बोल दिया धंधे के अंदर में कुछ बदलाव करते हो, चेंज करते हो, डजंट मीन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है, डजंट मीन कि वो डीसीओ की परिभाषा में आएगा। आई थिंक नाउ आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर टू यू कि मैं कहना क्या चाहता हूं और ये पॉइंट क्या कहना चाहता है आपको, कि आपने ग्रेजुअली हौले हौले कम किया, आपने एकदम से रोक दिया काफी सारे प्रोडक्ट्स की प्रोडक्शन जो है, ये डीसीओ नहीं है अंटिल अनलेस पैरा 3 की डेफिनेशन मीट हो रही हो। ठीक है ना। फिर अगला क्या है, शिफ्टिंग करना कुछ प्रोडक्शन या मार्केटिंग एक्टिविटीज के एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ बिजनेस से एक लोकेशन से दूसरी जगह। शिफ्टिंग करना मतलब मैं कहता हूं जी मेरी फैक्ट्री अपने पास में नॉर्थ में है, मैं कहता हूँ यार यहाँ पे ना करने का फायदा नहीं, खर्चे बहुत ज्यादा है, ज्यादा प्रोडक्शन भी नहीं होती, दिक्कत आती है, लेबर भी बड़ी मुश्किल से मिलती है, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। मैं कहता हूँ अपनी फैक्ट्री नॉर्थ से उठा के मैं ईस्ट में ले जाता हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट कर रहा हूँ एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन। क्या ये डिसकंटिन्यूइंग है? नहीं है, दिस इज नॉट अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, शिफ्टिंग करना इज नॉट अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन। ठीक है ना। और चौथा क्या है,
क्लोजिंग ऑफ अ फैसिलिटी टू अचीव प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट और अदर कॉस्ट सेविंग। मतलब कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं इसको। मान लीजिए बेटा, जो आपका रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनता है, आप प्रोडक्ट बनाते हो, रॉ मटेरियल खरीदते हो, कच्चा माल, उससे पक्का माल बना के बेचते हो। वो 3 प्रोसेसेस में बनता है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। तो इससे क्या होगा, रॉ मटेरियल इसमें मशीनों में डलेगा, यहां से WIP1 बना, यहां पे WIP1 मशीन में डला, यहां से WIP2 बन के आया बाहर, यहां WIP2 मशीन में डला, और यहां से आपका FG बाहर निकल गया। तो ऐसे ही चलते हैं ना, एक प्रोसेस कॉस्टिंग, एक प्रोडक्ट बन रहा है भाई, 3 मशीनों में बनकर तैयार हो रहा है। तो पहली मशीन में रॉ मटेरियल डला, WIP जनरेट हो गया, WIP अगला वाला WIP, फिर वो फिनिश गुड बन गया। तो 3 मशीनों में हमारा प्रोडक्ट बनता है। तो दीज आर 3 डिफरेंट प्रोसेसेस। जब मैंने सिर्फ इस प्रोसेस की कॉस्टिंग निकाली, तो मैंने कहा यार मेरी खुद की जो कॉस्ट है ना WIP1 की, वो मेरी 20 रुपए पर यूनिट आ रही है पहले प्रोसेस की। तो मेरे को जो माल पड़ रहा है 20 रुपए का पड़ रहा है। जब WIP1 मेरा यहां से जनरेट हो गया, तो WIP1 जितना मैं जनरेट करके लाया, उसकी मेरी पर यूनिट कॉस्ट 20 रुपए है। हाँ, अगर मैं इसे, ये मेरी खुद की है, अगर मैं WIP1 जो कच्चा नहीं, आधा अधूरा सेमी फिनिश प्रोडक्ट है, अगर मैं मार्केट से खरीदता हूं, तो मुझे 18 रुपए का पड़ेगा। मैंने कहा मैं रॉ मटेरियल से WIP1 बना रहा हूं, अभी तक मैं रॉ मटेरियल खरीद के WIP1 बना रहा था, फिर 2, फिर फिनिश गुड बना रहा था। मैंने कहा जो मैंने खुद पहली मशीन पे बनाया, पहली मशीन पे बनाया, तो मेरी खुद की पर यूनिट कॉस्ट जो निकल के आ रही है इसकी, वो 20 रुपए आ रही है। पर मैं मार्केट से ही सेमी फिनिश गुड खरीदूंगा ना, तो मुझे 18 का पड़ेगा। अच्छा, तो मैं क्या अपने 2 रुपए बचा सकता हूं? मैं अपने 2 रुपए बचा सकता हूं। तो मैंने क्या किया, मैं ऐसा करता हूं कि भैया मैं प्रोसेस 1 अपने पास में लगाता ही नहीं। मैं प्रोसेस 1 में पहली मशीन का काम ही नहीं करता अपने पास, मैं सीधा मशीन 2 से ही करूंगा। मैं सीधा मार्केट से, या 18 रुपए का मार्केट से खरीद के ले आऊंगा। तो मेरी कॉस्टिंग कम हो जाएगी ना भाई, मेरी कॉस्टिंग कम हो जाएगी। तो अगर मैंने ऐसा किया, डज इट मीन DCO? वो कहता नहीं। डज इट मीन DCO? वो कहता नहीं, ये DCO नहीं है, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन नहीं है। मैं मार्केट, क्योंकि मेरे को सस्ता पड़ेगा। मैं क्यों रॉ मटेरियल खरीद के पहली मशीन लगाऊं, मेरा महंगा हो रहा है प्रोडक्ट। मुझे मार्केट से ही WIP1 18 का पड़ रहा है, मैं डायरेक्टली मार्केट से खरीद लेता हूं। तो पॉइंट समझो, या मेरी प्रोडक्शन कम हो रही थी, प्रोडक्शन कम हो रही थी, तो मैं अपने पास अगर कम कर रहा हूं, तो वो उसने यही बोला, अगर आप अपनी किसी फैसिलिटी को क्लोज कर रहे हो ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, प्रोडक्शन बढ़ सके, या आपको कॉस्ट सेविंग हो सके, डजंट मीन DCO। ये DCO नहीं है, ये DCO नहीं है। तो बेटा फटाफट से एक बार देखकर और फिर याद करेंगे, एक बार देखेंगे फिर बिना देखे अपने पास रिवाइज करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट्स याद करने वाले हैं। देखो थ्योरी है, याद तो करनी पड़ेगी, तो हम थ्योरी वाले भी स्टैंडर्ड सारे ही करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम कुछ छोड़ देंगे। क्लास में आए तो सब करके जाएंगे। तो बेटा क्या एग्जांपल्स है किन चीजों के जिन्हें DCO नहीं माना जाता? हाँ, पर होएंगे अगर परिभाषा फुलफिल करेंगे। तो 4 एग्जांपल है, 4 ही है। सबसे पहले ग्रेजुअल और एवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन, हौले हौले अपने पास फेज आउट कर रहे हो किसी प्रोडक्ट लाइन को या सर्विस को, अगर आप सर्विस देते हो। दूसरा, आपके पास में डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ रिलेटिवली अब्रप्टली, अब्रप्टली मतलब एकदम से बिना लॉजिक, सेवरल प्रोडक्ट्स, काफी सारे प्रोडक्ट्स को डिसकंटिन्यू कर दिया। तीसरा, शिफ्टिंग करना वेरी इजी, एक जगह से दूसरी जगह। और चौथा, क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी, ताकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हो सके या कॉस्ट सेविंग हो सके। तो 4 है। अब फटाफट से बिना देखे मेरे साथ में घर पे, बिना देखे घर पे अपने पास बैठ के बोलना है। सबसे पहला क्या था? ओहो सर मैं तो भूल गया, मैं तो भूल गया। ओहो हाँ हाँ सर, ग्रेजुअल और एवोल्यूशनरी, हौले हौले आपका फेज आउट कर रहे हो प्रोडक्ट लाइन को। दूसरा, डिसकंटिन्यूइंग इवन इफ रिलेटिवली अब्रप्टली, एकदम से काफी सारे प्रोडक्ट्स को ऑनगोइंग लाइन ऑफ बिजनेस में। तीसरा, शिफ्टिंग करना प्रोडक्शन मार्केटिंग एक्टिविटीज को एक जगह से दूसरी जगह, वन लोकेशन टू अनदर। और चौथा, क्लोजिंग ऑफ फैसिलिटी, फैसिलिटी को क्लोज करना ताकि प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट हो सके, प्रोडक्शन में आपकी इंप्रूवमेंट आ रही है या कॉस्ट सेविंग आपको मिल रही है। तो 4 आपके पॉइंट्स है, 4 आपके पॉइंट्स है, ठीक है ना।
इस स्टैंडर्ड के अंदर में जो मेजर चीजें आपको याद रखने वाली है मैं आपको बता देता हूं, जो मेजर है, जिसके बिना आप ये नहीं मानना कि मेरा स्टैंडर्ड हो गया। एक डीसीओ की परिभाषा आपको याद करनी है, रट्टा मारनी है। एक ये 4 पॉइंट्स आपको रट्टे मारने हैं, मैं पहले बता देता हूँ। फिर आपको ये आईडी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, और ये डिस्क्लोजर्स, ये 4 बातें आपको याद रखने वाली। हाँ, ये जो अपडेटिंग द डिस्क्लोजर्स वगैरह था ये नहीं भी याद करोगे, बस ये जनरल पता होना चाहिए, ठीक है ना, वो जनरल पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो जी, अभी जरा ये एग्जाम्पल्स वाला ना क्वेश्चन ये वाला है, देखो आप देखेंगे तो ये आरटीपी में आया हुआ है, ये वही एग्जाम्पल्स है, इसको अलग से मेरे को अब कराने की जरूरत नहीं है, ये वही है। गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ द एक्टिविटीज दैट डू नॉट नेसेसरली सेटिस्फाई क्राइटेरिया ए ऑफ द पैरा 3 ऑफ द एस4 बट माइट डू सो इन कॉम्बिनेशन विद अदर सर्कमस्टांसेस, तो वही एग्जाम्पल्स है। तो आपको ना क्वेश्चन 3 4 5 पढ़ने की लोड ही नहीं है, क्वेश्चन 3 4 5 आपको पढ़ने की लोड ही नहीं है, क्योंकि 3 भी डायरेक्ट है, 4 भी डायरेक्ट था, 5 भी डायरेक्ट था, ठीक है ना। तो ये मैंने दे इसलिए रखे ताकि आपको दिख जाए हाँ भाई आरटीपी वगैरह में डले हुए हैं, ठीक है। हाँ, अब मेन जो है हमारे 1 और 2 है और 1 2 एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल से हमारा स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा। बेटा चार्ट मैंने बनाया हुआ है, लो ये रहा चार्ट, तो चार्ट तो बाद में आएगा ना, चार्ट में मैंने काफी चीजें कवर कर रखी है, 1 2 को छोड़कर, ठीक है ना। चलो अभी मेरे साथ फटाफट से क्वेश्चन पे आओ। मेन ये 2 क्वेश्चन है, ये आरटीपी का क्वेश्चन है जो आपके पास पेपर में बन के आ सकते हैं। तो क्या कह रहे हैं, एक कंज्यूमर गुड प्रोड्यूसर ने चेंज करी प्रोडक्ट लाइन एज फॉलोज, तो उन्होंने अपनी प्रोडक्ट लाइन को चेंज किया। ये आपके पास प्रोडक्शन दे रहा है बेटा, डिश वॉशिंग बार बनाते हैं और एक क्लोथ वॉशिंग बार बनाते हैं, तो 2 आपके पास में वॉशिंग बार आपके पास बन रही है, एक डिश वॉशिंग बार बना रहे हो और एक क्लोथ वॉशिंग बार बना रहे हो, ठीक है ना। वो कह रहे हैं जनवरी से सितंबर 21 तक इनकी प्रोडक्शन बराबर है, दोनों की सेम है, इसमें क्या किया, इसकी कम कर दी। अब भाई जो साबुन बना रहे हो वो अपने पास में एक डिश वॉशिंग बार है, क्लोथ वॉशिंग बार है, एक की प्रोडक्शन कम कर दी, दूसरे की प्रोडक्शन हौले हौले बढ़ा दी, एक की कम कर दी एक की बढ़ा दी। कहते हैं कंपनी ने इन्फोर्स किया ग्रेजुअल इन्फोर्समेंट ऑफ द चेंज इन प्रोडक्ट लाइन ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इसका रेजोल्यूशन भी पास किया आपके पास में। कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग ईयर। आपसे बस सवाल क्या पूछ रहा है, मेन बात जो इतनी है, कहता है बताओ क्या ये डिसकंटिन्यू है कि नहीं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, आपको यहाँ पे क्या क्या बताना है, आपको यहाँ पे क्या क्या बताना है बेटा। सबसे पहले जब भी वो ऐसा सवाल पूछेगा आपको डीसीओ की परिभाषा देनी है, डेफिनेशन ऑफ डीसीओ आपको कवर करना है। तो सभी बच्चे मुझे डेफिनेशन ऑफ डीसीओ बता दो एक बार। The discontinuing operation is a component of an enterprise that pursuant to single plan dispose of in entirety, disposing in piecemeal टुकड़ों में या abandonment करा जा रहा है। That represent मेजर्स है आपके पास में क्या है, बिजनेस या जोग्राफिकल एरिया ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है ना। तो ये सेपरेट में आपका ऐसे ये होता है। और तीसरा होता है जिसे डिस्टिंग्विश किया जा सकता है ऑपरेशनल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो ये परिभाषा ही लिखी हुई है, ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन की परिभाषा लिखी हुई है, ठीक है ना। तो आपका ये अपने डेफिनेशन लिख दी उन्होंने। फिर आपको क्या बताना है, फिर आपको बताना है वो एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज जो डीसीओ नहीं है, जिसमें पहले वाला ही क्या था, ग्रेजुअल और एवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन, ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स ऑफ एक्टिविटीज दैट डू नॉट नेसेसरली सेटिस्फाई क्राइटेरिया ऑफ द डेफिनेशन आर ग्रेजुअल और एवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन, रिलेटिवली अब्रप्टली, काफी सारे प्रोडक्ट्स को। तो ये आपके एग्जाम्पल आ गए, ठीक है ना। तो इस केस के अंदर में कंपनी ने इन्फोर्स किया आपके पास ग्रेजुअल फेज और ये रिप्रेजेंट नहीं करता मेजर लाइन ऑफ बिजनेस, तो ये डिसकंटिन्यूइंग बस नहीं है। तो सिंपल कंक्लूजन आ गया आपके पास में, कंक्लूजन नॉट अ डीसीओ। तो बेटा आपको पेपर वाले दिन क्या आपके पास में पूरा आंसर पढ़ना है, नहीं, आपको क्या पता होना चाहिए, मैंने क्या कर क्या डेफिनेशन देनी है, एग्जाम्पल्स देने हैं जो डीसीओ नहीं होता, उसमें पहले वाला आपका लग गया ग्रेजुअल एवोल्यूशनरी फेजिंग आउट ऑफ प्रोडक्ट लाइन, हौले हौले अगर बंद करोगे तो डीसीओ नहीं है। अनटिल अनलेस परिभाषा फुलफिल करे, भाई चेंज तो होता ही होता है, बदलाव तो संसार का नियम है, तो आप अगर करोगे भी चेंजेस वगैरह देखते हो तो उसने वही बात बोली है, ठीक है ना। तो बिजनेस एंटरप्राइजेस फ्रीक्वेंटली फैसिलिटी क्लोज करती है, अबंडन करती है प्रोडक्ट को, साइज वर्क वगैरह चेंज करती है, ये आपके पास जनरली डीसीओ नहीं होता है अनटिल अनलेस डेफिनेशन को फुलफिल कर दे। हाँ, नीचे वाला पार्ट आपके पास ना वो तो कुछ भी बोलता रहेगा, वो कह रहा है अगर ये डीसीओ होता तो आईडी क्या होता। अरे भाई जब आई नहीं तो मैं क्यों बताऊं,
ये थोड़ा बोलूंगा अगर होता तो क्या होता, तो ये लिखने की लोड़ ही नहीं है। तो नीड नॉट टू मेंशन, मैं इसे काटा ही मार रहा हूँ। जानबूझ के आपको पता होना चाहिए, मतलब इससे जरूरत नहीं, मतलब इनिशियल आरटीपी में नहीं था, बाद में इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में 1 मिनट से डाल दिया, मैंने भी डाल के रख दिया, बट आपको पता होना चाहिए, इसकी तो आवश्यकता ही नहीं है। वो ये थोड़ा पूछ रहा आईडी क्या है, वो पूछ रहा डीसीओ है कि नहीं है। डीसीओ होगा तो मैं बताऊंगा आईडी कब होगा। जो सवाल पूछा उसका आंसर करेंगे, ये थोड़ी ना है सवाल पूछा तो सारा स्टैंडर्ड ही चिपका दो। हाँ हाँ सब हमें आता है, सब थोड़ा ना चिपका दोगे, समझे बात को। तो यहाँ पे सिंपल सी आपको 3 चीजें कवर करनी है, 3 चीजें बतानी है। पहला डेफिनेशन, दूसरा वो जो एग्जांपल्स है उसमें से जितने बता दोगे, मेन तो पहले वाला ही है, और आपके पास कंक्लूजन के डीसीओ नहीं है, बस इतनी सी बात बतानी है, आपके पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगला एक और क्वेश्चन जो कि अगर आप देखेंगे पेपर में भी आया हुआ है एक बार, 5 नंबर का, आरटीपी में भी था ऐसा क्वेश्चन, और आईसीए के सेडीमेट में भी था। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे कहानी सुना रहा है बेटा एक, उस कहानी को जरा सुनते हैं हम लोग, क्या कहानी दे रहा है। कहता है रोहिणी लिमिटेड का बिजनेस है किस चीज का, मैन्युफैक्चर ऑफ पैसेंजर कार्स का। वो नॉर्मल अपने पास कारें बनाते एंड कमर्शियल व्हीकल्स जो है, दोनों बनाते, कार्स और व्हीकल्स। कंपनी इज वर्किंग ऑन अ प्लान टू क्लोज द प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर कार्स एंड टू प्रोड्यूस ओनली कमर्शियल व्हीकल्स। कंपनी कह रही है यार हम पैसेंजर कार्स को ना अपने पास बंद कर देते हैं, अब किसी कोई भी कारण हो सकता है, खर्चा ज़्यादा लगता है, प्रॉफिट नहीं आता आपके पास में, इतनी डिमांड नहीं है, तो हम क्या कह रहे हैं पैसेंजर कार्स बनानी है बंद कर देते हैं, एंड अब हम सिर्फ क्या बनाएंगे, कमर्शियल व्हीकल ही बनाएंगे, ट्रक वगैरह और ये वो चीज़ें ही बनाएंगे। ठीक है ना, ओवर द कमिंग 5 ईयर्स, अगले 5 सालों में, अगले 5 सालों में। ठीक है ना, अब वो कहता है हाउएवर नो स्पेसिफिक प्लान्स हैव बीन ड्रॉन अप फॉर द सेल ऑफ नीदर द डिवीजन नॉर इट। इसका कोई स्पेसिफिक प्लान आपके पास नहीं है कि हम किसी डिवीजन को बेच रहे हैं या एसेट्स को। हाँ, एज अ पार्ट ऑफ इट्स प्रोस्पेक्टिव प्लान, आगे के प्लान के तहत, इट विल रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ पैसेंजर कार बाय 20-20% एनुअली। वो कहता है हाँ हम ये करने जा रहे हैं कि 20-20% प्रोडक्शन उसकी क्या करते रहेंगे, कम करते रहेंगे। हम हर साल प्रोडक्शन जो है 20-20% कम कर देंगे, तो ऑब्वियसली 5 साल में सारी खत्म हो जाएगी। ठीक है ना, हौले हौले बंद कर देंगे। इट ऑल्सो प्लान्स टू एस्टेब्लिश अनदर न्यू फैक्ट्री, और हम क्या कर देंगे, एक नई फैक्ट्री अपने पास बनाएंगे फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ कमर्शियल व्हीकल्स, एंड ट्रांसफर करेंगे सरप्लस इंप्लॉइज को इन अ फेज मैनर। और यहाँ से जो इंप्लॉइज है, क्योंकि अब प्रोडक्शन कम करते रहोगे तो इंप्लॉइज हौले हौले क्या है, आवश्यकता कम पड़ेगी, तो यहाँ के इंप्लॉइज निकाल के दूसरे में भेज देंगे जहाँ व्हीकल बन रहे हैं। ठीक है ना, तो एक जगह कम करते जा रहे, दूसरी जगह बढ़ा देंगे। कह रहे आपसे कमेंट करने को कह रहा है, कमेंट करने को कह रहा है, क्या मेयर ग्रेजुअल फेजिंग आउट इन itself कैन बी कंसिडर एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन विद इन द मीनिंग ऑफ AS 24। क्या ये डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन है। तो अब यहाँ पे बेटा सिंपल सी बात है, आपको आंसर देने से पहले ना, इसमें ये 3 पॉइंट्स है, हम देख लेंगे। यहाँ पे आंसर देने से पहले इंस्टीट्यूट ने आपके 2 से 3 नंबर पता है किस चीज के रखे हैं, 2 चीजों के, परिभाषा और वो एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज। प्लीज समझो, जब तक अगर आप वो नहीं लिखोगे आपको नंबर पूरे नहीं मिलेंगे, सिर्फ यस नो के नंबर नहीं है, आपको वो डेफिनेशन देनी है। वो देखो डेफिनेशन दी हुई उन्होंने, डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन क्या होता है, तो वो डेफिनेशन दे दी पूरी की पूरी। ये तो आपकी इस टाइप के क्वेश्चन में आनी ही आनी है, प्लीज समझो। और आपको वो एग्जाम्पल ऑफ एक्टिविटीज जो सेटिस्फाई नहीं करते क्राइटेरिया को बट माइट डू कर सकते अदर सर्कमस्टांसेस होते, तो एग्जाम्पल्स आगे, तो एग्जाम्पल्स की जब डीसीओ नहीं होता, ये आपको पहले बताना ही बताना है। अब अगर आपको नंबर पूरे चाहिए, यही पिछले क्वेश्चन में था, यही यहाँ पे है, यही पिछले में था, यही यहाँ पे। हाँ, अब हम आते हैं मेन पार्ट पे, अब हम आते हैं कंक्लूजन में। ये तो आपको पता चल गया भाई, ये तो लिखना ही लिखना है, इसे मेरे को पढ़ने की अब लोड नहीं है। आपको आंसर देख के एक बार लग रहा होगा बड़ा आंसर है, अरे कोई नहीं, वही लिखी हुई है वो कहानी, वही परिभाषा और वो लिखा हुआ है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है ना, अब आपको क्या है, इन दिस केस इट कैनॉट बी कंसिडर एज अ डीसीओ एज पर AS 24, एज कंपनी के स्ट्रेटेजिक प्लान में कोई फाइनल अप्रूवल नहीं है फ्रॉम दी बोर्ड थ्रू रेजोल्यूशन, एंड देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम बाउंड एक्टिविटीज लाइक शिफ्टिंग और ये वो। नया सेगमेंट आपका अभी तक शुरू नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली हम अपने पास फेज आउट अगर हौले हौले करेंगे तो आपका डीसीओ में परिभाषा में कवर नहीं हो रहा, डीसीओ की परिभाषा में कवर नहीं हो रहा, तो हम इसको अपने पास में कोई कंसीडर नहीं करें, तो डीसीओ नहीं है, डीसीओ नहीं है। अब वो कहता है अगले वाला, तो ये आंसर नो है। ठीक है ना, कहता है अगर कंपनी रेजोल्यूशन पास करती है कि कुछ एसेट्स को बेचेगी इन द पैसेंजर कार डिवीजन एंड ऑल्सो ट्रांसफर करेगी कुछ एसेट्स ऑफ द पैसेंजर कार डिवीजन टू द न्यू फैक्ट्री, क्या ट्रिगर करेगा। अब यहाँ पे क्या आंसर 2.5 बन जाता है, प्लीज समझो।
कुछ एसेट को बेचने की बात कर रहे हैं, कुछ एसेट को ट्रांसफर कर देंगे हम। तो अब यहाँ पे देखो, आपको आंसर आप टू वे लिख सकते हो, बट मैं बोल रहा हूँ सिंस एकलौता क्वेश्चन है तो यू कैन गो विद द आईसीआई ओपिनियन। फिर तीसरा भी केस आ जाएगा। उसने आंसर नो ही बोला है, वो कहता है नो द रेजोल्यूशन इज साइलेंट अबाउट दिस स्टॉपेज इन अ डेफिनेट टाइम पीरियड। दो सेल ऑफ सम एसेट्स एंड सम ट्रांसफर प्रपोजल वाज पास थ्रू अ रेजोल्यूशन टू द न्यू फैक्ट्री, बट क्लोजर रोड मैप, पूरे का पूरा रोड मैप और नए सेगमेंट का स्टार्टिंग रोड मैप मिसिंग है। तो इसीलिए वो कह रहा है डीसीओ नहीं है। भाई सारी चीजें आपने नहीं बताई कि एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन वगैरह की बातें हैं आपके पास में और सारी चीजें जो लगती है, तो इस वजह से हमने इसको क्या बोला कि क्लोजर रोड मैप नहीं है, नया सेगमेंट का स्टार्टिंग मैप नहीं है, तो हमने बोला डीसीओ नहीं। हाँ, अगर आप बोलते हो कि ये चीजें भी है तो आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपका आंसर कैन वेरी, तो इन्होंने इसको नो लिया। ये इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो बोलूंगा एक टिपिकल क्वेश्चन है AS24 का, अदरवाइज तो सारे डायरेक्ट ही थे ना आपके। और तीसरा है, बताओ क्या आंसर डिफरेंट होता अगर कंपनी रिजॉल्व करती है एसेट्स को बेचने का इन अ फेज बट टाइम बाउंड मैनर। अब यहां बोल दिया देखो, प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे करके एसेट्स को बेच देंगे। प्रॉपर टाइम बाउंड मैनर मतलब एक प्रॉपर प्लान है, प्रॉपर प्लान है जिसके अंदर बात हो रही है, जिसके अंदर हम एसेट्स को बेचने की बात करेंगे, तो आंसर यस हो जाएगा इसका। भैया अब दो तीन केस दिए, किसी में तो यस भी आएगा, एक नो है, एक यस है, एक बीच वाला भी नो है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, यस फेज एंड टाइम बाउंड प्रोग्राम क्लियरली इंडिकेट द क्लोजर ऑफ द पैसेंजर कार सेगमेंट इन अ डेफिनेट टाइम फ्रेम एंड इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ क्लियर रोड मैप। तो ये अट्रैक्ट करेगा AS24 को एंड इट विल बी कंसिडर DCO एज पर AS24। तो क्योंकि आपका प्रॉपर एक फेज एंड टाइम बाउंड मैनर है, प्रॉपर प्लान बना हुआ है जिसमें आपने सारी बातें लिखी होगी, ठीक है ना, कितना समय लगेगा, कौन कौन से एसेट्स है, पूरा डिटेल प्लान बनाया होगा आपने, तो वो शो कर रहा है आपकी कमिटमेंट को। तो फिर वो आपके पास में डीसीओ की परिभाषा को फुलफिल हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने पास में AS24 को ट्रिगर कर देंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट डेफिनेटली नो है, थर्ड डेफिनेटली यस है, सेकंड वाले का कैन डिफर अकॉर्डिंग टू व्हाट आप अपने पास सोच रहे हैं। मैं बोलूंगा कि सिंस आईसीआई ने अपने पास में उसे लेके क्या हुआ तो आप उसी के तहत कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन अपने पास में, मैं जनरली बोलूंगा आपके लिए क्वेश्चंस करने वाले सिर्फ फर्स्ट और सेकंड है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो डायरेक्ट ही थे। हाँ, यहाँ पे ना हमारे इंस्टीट्यूट ने कुछ जनरल बच्चों को समझाने के लिए एग्जांपल्स भी दिए हुए, इससे पहले पेज पे, पेज नंबर 4 पे अगर आप देखेंगे, फिर मेरा स्टैंडर्ड कंक्लूड हो जाएगा। और ये जनरल सी बातें हो रही है, जनरल सी बातें हो रही है, प्लीज समझना। ये 4 एग्जांपल से छोटे छोटे, सिंस इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में बच्चों के लिए दिए है तो मुझे कवर कराना जरूरी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए, ठीक है ना। तो बेटा यहाँ पे एक एक करके एग्जाम्पल मेरे साथ देखेंगे ये वाले, फिर हमारा स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, क्लास भी हम खत्म कर देंगे आज की, ठीक है ना। ध्यान से मेरी बात को जरा सुनते जाओ बेटा। यहाँ पे आपके जितने भी केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है वहां एक ही तरीका है, पहले में एप्लीकेबल प्रोविजन क्या लग रहा है, फिर आपने क्वेश्चन को डिस्कस करना है और लास्ट में कंक्लूजन है, बस वही तरीका है जैसे आप लॉ में लिखते हैं, ठीक है ना। बट आई विल एडवाइज आपको यहाँ के पेपर में कोई भी फट्टे मारने की लोड नहीं है, टू द पॉइंट लिखे, डिफरेंट पैराग्राफ में लिखे, बस बात खत्म, ठीक है ना। कंपनी XY एक फेमस चेन ऑफ रेस्टोरेंट रन करते हैं, उन्होंने अपना स्टेक बेचने की बात करी इन वन ऑफ द रेस्टोरेंट। तो एक एंटिटी है, कंपनी XY है, उनके काफी सारे ना देश में रेस्टोरेंट्स हैं, उन्होंने एक रेस्टोरेंट को बेचने का बंद किया कि हम उसे बंद कर देंगे और उसे बेचने का फैसला करा, ठीक है ना। ये रेस्टोरेंट वैसे कंट्रीब्यूट करता है हमारे 5% ऑफ टोटल रेवेन्यू को टू द एंटायर बिजनेस। कहते हैं जो भी हमारी कंपनी का टोटल रेवेन्यू है उसका 5% रेवेन्यू इससे आता है। XY डज नॉट इंटेंड टू सेल एनी अदर रेस्टोरेंट एज पार्ट, वो किसी और रेस्टोरेंट सिर्फ एक को बंद करना चाहते हैं। क्या डीसीओ आएगा बेटा, हमने कहा था एक टुकड़े को करोगे पर मेजर टुकड़े को, और मेजर क्या था हमने बोला वो 10%। आपको याद आ रहा है, रिपोर्टेबल जो मेजर टुकड़ा है, मेजर आपका सेगमेंट है, मेजर टुकड़े को। तो बेटा ये टुकड़ा कौन सा है जिस जो सिर्फ 5% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो दिस इज नॉट अ मेजर टुकड़ा। मेजर टुकड़ा पूरे धंधे को नहीं बंद कर रहे, पर जिसको बंद करने का फैसला कर रहे हैं, बेचने का फैसला कर रहे हैं, वो मेजर होना चाहिए, छोटे मोटे को नहीं बात कर रहे, तो इसलिए डीसीओ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे द सेल ऑफ द रेस्टोरेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट डिस्पोजल ऑफ द बिजनेस अंडर अ सिंगल प्लान और पोर्शन, जो मेजर लाइन ऑफ बिजनेस या जोग्राफिकल एरिया को, तो ये मेजर टुकड़ा नहीं है, ये मेजर नहीं है, तो इसलिए ये डीसीओ में नहीं आ रहा। तो जब आपको परसेंटेजेस दे रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं ना। अगर यही बोलता है ये मेरे 20% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है,
ये मेरे 20% रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट करता है, इसके सेपरेटली एसेट लायबिलिटी सब पता है, तो फिर मैं बोल देता डीसीओ है, फिर मैं बोल देता डीसीओ है। और उसने 5% बोला सिर्फ, इसीलिए आपके पास बाहर हो गया। ठीक है ना। अगले वाला बकायदा ऑब्वियसली कंडीशंस वगैरह प्लान प्लून सब है, मतलब अकॉर्डिंगली हम तब आंसर कर देते। अगला क्या है, बड़ा आसान था पहले वाला तो, ठीक है ना। अगला कहता है ग्रुप एमएन ऑपरेट करते हैं वेरियस इंडस्ट्रीज में, इनके होटल्स भी है, एयरलाइन भी है और सॉफ्टवेयर भी है। तो तीन धंधे चलाते हैं, होटल एयरलाइन सॉफ्टवेयर, थ्रू इट्स सब्सिडरीज भी। उन्होंने बेचा अपने एयरलाइन बिजनेस को टू बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दी अदर वर्टिकल्स। भाई उन्होंने कहा एयरलाइन बिजनेस को बंद कर दो, हमारा ध्यान ही नहीं लगता, बाकी से इतने धंधे करोगे तो ध्यान कहाँ से आएगा। ठीक है, तो उन्होंने बोला एयरलाइन बिजनेस को बंद कर देते, जिसकी वजह से इट स्टार्टेड टू सेल दी एयरक्राफ्ट एंड पेइंग ऑफ दी एसोसिएटेड लाइबिलिटीज। तो उन्होंने बोला एक एक करके हम एयरक्राफ्ट बेचना शुरू कर रहे हैं और अपनी उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटीज पे कर देंगे। इस साल में उन्होंने 5 एयरक्राफ्ट बेच दिए 50 एयरक्राफ्ट में से, एज अ पार्ट ऑफ द सेल। तो उन्होंने बोला कि भैया ऐसा है, यहाँ पर में हमने 50 एयरक्राफ्ट में से इस साल 5 बेच दिए। ठीक है, और एयरलाइन बिजनेस वैसे हमारा 25% ऑफ द टोटल ग्रुप का रेवेन्यू, टोटल पूरे धंधे का, पूरी कंपनी का जो रेवेन्यू है 25% सिर्फ एयरक्राफ्ट से आता है, 25% सिर्फ एयरक्राफ्ट से आता है। तो मुझे बताओ, क्या एयरक्राफ्ट बिजनेस को बंद करने का जो आप फैसला कर रहे हो, क्या वो डीसीओ की परिभाषा में आ जाएगा? यस, वो मेजर टुकड़ा है आपका, वो मेजर टुकड़ा है। ध्यान लगाने के, जैसे हमारे जसमीत सर ने क्या किया था, पकौड़े वाले बिजनेस को इसलिए बंद किया ताकि आप बच्चों को पढ़ाने वाले काम पे वो लग सके, और वो उनका अच्छा खासा वहां से धंधा भी आता था, जसमीत सर को अच्छा खासा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट होता था वहां से, तो भी उन्होंने बंद करने का फैसला किया। तो क्या वो मेजर टुकड़ा है? हाँ, वो मेजर टुकड़ा था। उन्हें 30% आता था, बोलेगा नहीं नहीं हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हम कोचिंग का ही काम करेंगे, तो उन्होंने अपनी पकौड़े वाला जलेबी वाला काम क्या कर दिया, बंद करने का फैसला किया। हाँ, वो अलग बात है, उसमें से आज इस साल में कुछ ही एयरक्राफ्ट बेचे, पर बेचने का बंद तो कर चुके हो, एयरक्राफ्ट हौले हौले तो बिक ही जाएंगे सारे के सारे, तो इसलिए वो आपके पास में मेजर है। तो एयरलाइन बिजनेस में बी कंसिडर्ड एज अ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन, एसेट्स को बेचा जा रहा है पैन के तहत एक एक करके, एंड दैट द बिजनेस रिप्रेजेंट्स अ सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस एंड जिस डिस्टिंग्विश किया जा सके ऑपरेशनल फाइनेंस। उसका डाटा ऑब्वियसली अलग अवेलेबल है, भाई उसका डाटा अलग से अवेलेबल है तभी तो डिस्क्लोजर दोगे, उसके कितने एसेट्स है, कितनी लाइबिलिटीज है, कितने खर्चे रेवेन्यू है, वो चीज़ है। ठीक है ना। हाँ, उन्हें तो लॉस भी आता था, रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था, खर्चे भी बहुत ज़्यादा थे तो लॉस हो जाता था, पर रेवेन्यू बहुत ज़्यादा था, समझे। हाँ, छोटे धंधों को बंद करोगे उसे क्या करना, मेजर लाइन है। आज मुझे लग रहा है सारे के सारे मुझे पिटवाएंगे, जसमीत सर की क्लास में जाके सारे के सारे मुझे लग रहा है पिटवाएंगे। ठीक है ना। सर आपने पकोड़े वाला बिजनेस क्यों बंद किया, सर्दियों का मौसम है, अभी बंद करना था क्या आपको। चलो, एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 है, एग्जाम्पल 4 पहले देख लेता हूँ। ठीक है, अब भव्य बेटा वो तो हम ऑब्वियसली मान रहे हैं कि आपका, आप बाकी चीजें लिखी देंगे कि हमारा प्लान पूरा बन चुका है, उसके अंदर ही कर रहे हो, पर उसने बोला ना हमने वो 25% है तो मान रहे बाकी कंडीशन पूरी हो रही है, वो उस पर नहीं है, ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू की कंडीशन पूरी हो रही है। ठीक है ना। चलो, अब वो कह रहा है एंटिटी आरटी, पहले फोर्थ बता रहा हूँ, ऑपरेट कर रहा है एक सिंगल स्टेट में और वो 3 प्रोडक्ट्स में डील करते हैं XYZ। कहते हैं डिटेल्स अपने परफॉर्मेंस ऑफ द ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स आर एज अंडर। तो उसने बोला कि आपके पास में परफॉर्मेंस 3 प्रोडक्ट्स की दे रहा है, तो 3 प्रोडक्ट्स हम बना के बेचते हैं XYZ, 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स है। कहता है सेल दे रहा है सबकी, COGS है, GP है, ऑपरेशनल खर्चे और प्रॉफिट है। इन्होंने डिसाइड किया कि सेल करेंगे बिजनेस रिलेटिंग टू प्रोडक्ट वाई टू अनदर एंटिटी। तो मुझे बताओ, प्रोडक्ट वाई को बेचने का फैसला कर दिया, ये सारे धंधे को बंद करने का फैसला कर दिया। मुझे बताओ क्या रेवेन्यू वाइज, मैं वैसे कह रहा हूँ सीधा रेवेन्यू वाइज ही बताओ, क्या ये मेजर है कि माइनर है, मतलब मेजर है कि नहीं है। तो बेटा इसकी टर्नओवर कितनी है, 14 लाख है, टोटल धंधे की कितनी है, 35 लाख है। तो अगर आप देखोगे 14 लाख डिवाइडेड बाई 35 लाख, तो 40% रेवेन्यू ऑलमोस्ट इसी धंधे से आता था, जिस धंधे को आप बंद करने का फैसला कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट को आप बंद करने का फैसला कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट को आप बेच दोगे किसी और को, क्या वो आपके पास में मेजर है कि नहीं है? सर मेजर है, क्या है, मेजर है। ठीक है ना। सिंस प्रोडक्ट वाई
एक मेजर प्रोडक्ट है तो मे बी कंसिडर दीजिए। ये पता है मे बी वर्ड क्यों लिखा जा रहा है बार बार, आप समझो ये मे बी वर्ड क्यों लिखा है इसमें भी इसमें भी। द रीजन इज बिकॉज बाकी कंडीशन भी तो पूरी होगी। हम तो सिर्फ एक ही कंडीशन देख रहे हैं भाई, इसका डाटा अलग से सारा अवेलेबल होना चाहिए, प्लान पूरा बनेगा। आप बातें समझ रहे हो? मतलब ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ इसके बेस पे फैसला कर, तभी वर्ड मे बी लिखा है। जो मेजर नहीं है वो तो वैसे ही नहीं है, जो मेजर है उसमें भी अल्टीमेटली क्या है, बाकी कंडीशन पूरी होगी तो ही तो होगा ना डीसीओ। तो इसलिए उन्होंने वर्ड में भी लिखा है, वर्ड यहाँ पे मे बी लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि सिर्फ उतने से पॉइंट को ही लेके आपसे पूछ रहा है। और लास्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल 3 है, ये जैसा हमने अभी क्वेश्चन किया था और आपने सुनते भी आप लोग इसी चीज को लेके आपने सुना भी होगा, ठीक है ना। बेटा रेवेन्यू से ही पार्ट हो गया तो मुझे लोड ही नहीं है चेक करने की, बाकी कंडीशन क्या है, किसी एक से भी रिपोर्टेबल बन जाती थी ना किशन बेटा, रेवेन्यू से, एसेट से, या फिर आपके प्रॉफिट लॉस से। आपको याद है 3 तरीके थे, तीनों में से किसी एक से भी हो जाती थी रिपोर्टेबल, तो मैंने रेवेन्यू देख लिया सबसे पहले, रेवेन्यू ना होता तो मैं प्रॉफिट भी देख लेता, एसेट लगा नहीं सकता, एसेट दे नहीं रहा, तीनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल होता था तो आपका रिपोर्टेबल हो जाता ना वो, मेजर आपके पास रिप्रेजेंट हो जाएगा वो। चलो अब यहाँ पर मैं क्या है, यहाँ पर क्या लास्ट कह रहे जीएच एक लार्ज कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, डिसाइड किया डिसकंटिन्यू करने का मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन रिलेटिंग टू द डीजल कार प्रोडक्शन। हम पहले डीजल कार बनाते थे, कौन सी कार बनाते थे, डीजल कार बनाते थे। अब उन्होंने बिजनेस को रीस्ट्रक्चर करने का फैसला किया बाय रीवैम्पिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस एंड स्टार्टिंग न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ द ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओह, पहले डीजल कार बनाते थे, अब हमने कहा नहीं नहीं, डीजल की तो इतनी डिमांड ही नहीं है, अब हम ईवी बनाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएंगे, नया जमाना है, क्या बनाएंगे, ईवी बनाएंगे। तो इसमें बेटा क्या होगा, आंसर में डिपेंड करेगा बेच रहे हो कि उन्हीं मशीनों पे कर रहे हो, बात समझ रहे हो। पूरे उस बंदे को बंद करोगे, नया बिजनेस चालू करोगे, तो मैं बोल सकता हूँ डीसीओ की परिभाषा आने की बात होती। उन्हीं मशीनों पे काम करना शुरू कर दोगे फिर वो डीसीओ थोड़ी ना हो जाएगा। इट नीड्स टू बी इवेल्युएटेड वेदर कि जो रीस्ट्रक्चरिंग है, जो चेंज लेके आ रहे हो, इज एज अ रिजल्ट ऑफ अ कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस और टर्मिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एंड अकॉर्डिंगली इट कैन बी कंक्लूडेड कि ये डीसीओ है कि नहीं है। तो मैं इतनी इस तरह से मैं आंसर नहीं दे सकता, जैसे हमने वो कमर्शियल व्हीकल वाला भी क्वेश्चन वो पैसेंजर कार के था, तो इतने से आंसर नहीं हो सकता। तो आपका इतने से आंसर नहीं हो सकता, ये तो अगर चेंज हो रहा है भाई, एक की डिमांड कम है, मैं उसी मशीनों पे दूसरे की पूरी करने वाला हूँ, तो फिर वो डीसीओ कैसे हो जाएगा, फिर वो डीसीओ कैसे हो जाएगा, ठीक है ना, वो डीसीओ नहीं होगा। तो यहाँ पे आंसर इट कांट भी आपके पास में कि मैं वन साइडेड दे दूँ। तो यहाँ पे कोई एसेट डिस्पोज ऑफ करूंगा, उसके बेचूंगा, उस वालों की जरूरत नहीं, हाँ ईवी के लिए नए एसेट चाहिए तो बात हो सकती थी, और प्लान प्लून प्रॉपर बन रहा है, सारी चीज़ें है, तो मैं बोल सकता हूँ। तो इवेल्युएट करना पड़ेगा ना, इवेल्युएट करना पड़ेगा, तो इसलिए आंसर इज नॉट वन साइडेड, आंसर बिल्कुल वैसे ही है जैसे तुम लोग हो, दोगला आंसर देना है तुमने। कैसा आंसर देना है, दोगला आंसर देना है, गिरगिट की तरह रंग बदल देते हैं, तुम्हारा आंसर भी वैसे ही होना चाहिए। हाँ यहाँ भी है वहां भी है, हाँ कार्तिक बेटा वही तो है। बट अगर एसेट था आप अपने पास में, बेच देंगे मान लो, कर देंगे उसको, खत्म ही कर देंगे, और फिर उसके लिए नया काम चालू करेंगे, तो बात हो सकती है ना, कि उसको आप डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, प्रॉपर सब कुछ कर रहे हैं, तो हो सकता है। चलो, क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई, क्या यहाँ तक बात क्लियर हुई? यस सर। अच्छा मैंने ना यहाँ पर मैं आपके लिए क्या बनाया, एक छोटा सा चार्ट भी बना के दिया है, जिसमें मैंने ना मैं ये बोलूँगा कि आप लोगों के पास में 100% नहीं पर मेजर बातें यहाँ पे चार्ट में डाली है, जैसे कि डिसकंटिन्यू ऑपरेशन का मेन रेलिवेंस क्या है, ठीक है ना, डीसीओ की क्या परिभाषा है, मीनिंग कंपोनेंट है, प्लान के तहत वो इंटायरिटी है, या फिर आपके पास में क्या है, और पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन था, या फिर आपके पास में अबंडन कर रहे थे, सेपरेट मेजर लाइन ऑफ बिजनेस या जोग्राफिकल और डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। और फिर आईडी की बात आ गई, दोनों में से अर्लियर था कुछ, ठीक है, और डिस्क्लोजर क्या क्या थे। इसमें एक चीज़ मिसिंग है, मतलब अगर आप इस चार्ट का फायदा उठाना चाहते हो, अगर आप इस चार्ट का फायदा, तो इसमें एक चीज़ मेजर वाली मिसिंग है, मतलब जो मेन चीज़ें थी, मेन चीज़ें मैंने आपको बोला था, एक तो ये डेफिनेशन याद करनी है, आईडी है, डिस्क्लोजर है, हाँ एक मेन चीज़ और थी, वो 4 एग्जाम्पल्स जिन्हें डीसीओ नहीं मानते, 4 एग्जाम्पल जिन्हें डीसीओ नहीं मानते, वो भी आपके पास था, ठीक है ना। यशिका बेटा बकायदा अगर उसको बेचने का फैसला कर रहे हो, हम उन्हीं मशीनों पे नया बनाएंगे, तो अभी तो बोला आप
अभी जैसे पहला क्वेश्चन क्या था, वॉशिंग बार बना रहे हो, डिश वॉशिंग बार है एक अपने पास में, दूसरी वॉशिंग बार है, एक की प्रोडक्शन कम कर रहे हो, दूसरे की बढ़ा रहे हो, भाई वो बिकता नहीं है माल, तो उसी मशीनों पे दूसरा माल बनाओगे, तो बेटा वो डीसीओ थोड़ी ना होगा। डीसीओ में हम अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, प्लान बना के एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने की बात कर रहे हैं, समझे मेरी बात को। तो इस वाले के अंदर मैंने वो चीज़ नहीं डाली थी, आप डाल सकते छोटी छोटी चीज़ें जो मिसिंग है, मेजरली तो वो 4 एग्जांपल्स वाला पार्ट मिसिंग है, ठीक है ना, बाकी तो मैंने चीज़ें फिर भी डाली हुई है आपके लिए। चलिए, क्या यहाँ तक सभी को कंप्लीट है? यस सर। सर आज के स्टैंडर्ड में हमें मजा बड़ा आया, क्योंकि आज हमें फील हुआ, कुछ कुछ स्टैंडर्ड में हो जाता है ऐसा फील, क्या करें, कि आज हमारी सुबह सुबह अकाउंट्स की बजाय लॉ की क्लास हो गई। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। पर हमें साथ साथ ये भी पता चला कि जस्सी सर कौन कौन से बिजनेस करते हैं, और उन्होंने शिट हमारे पास में जो है एक बिजनेस बंद कर दिया, एक बिजनेस बंद कर दिया। चलो, ये स्टैंडर्ड बेटा आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है, ये स्टैंडर्ड आपका यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। और आप लोगों के लिए होमवर्क में यही है कि आप अपने पास में एमसीक्यूज और जो रिवाइज वगैरह करना है वो अपने पास में कर लेंगे स्टैंड को, ठीक है ना। बाकी तो आपका जो भी पेंडेंसी है अगर कोई और चल रही है वो है, बट मेक इट श्योर बेटा, मैं आपको सच्ची बोलूंगा एक बात, आपको सेशंस का फायदा तभी होगा, आपको सेशंस का फायदा तभी होगा अगर आप लोग उसे रिवाइज करते जाएंगे। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे, आप बोलेंगे होमवर्क तो मिला नहीं, मैं हर रोज एक चीज बड़ी जरूरी लिखता हूँ, रिवाइज व्हाट इज डन इन क्लास। अब आप बच्चों को लगता होगा अरे कहने की बात है, बेटा यही फर्क पड़ जाता है कौन पास हो रहा है और कौन पास नहीं हो रहा, कौन पास हो रहा और कौन पास नहीं हो रहा। तो अगर आप बच्चों को सच में है कि हमें अपने पास पास होना है, तो भैया ये वाली चीज को ध्यान देना, तो डेली जो पढ़ाया है उसको अपने पास रिवाइज करके आएंगे, ठीक है ना। तो ये स्टैंडर्ड आपके पास इंटरेस्टिंग था, यस लॉजिकल स्टैंडर्ड था, छोटा स्टैंडर्ड था, चांसेस कम है इसमें से क्वेश्चन आने की, बेस्ट करना तो है, सिलेबस तो हमने 100% ही करना है ना, ठीक है। चलो जी, लव यू मेरे प्यारे बच्चे, लव यू लव यू लव यू, बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, अपना ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए, एंड अपने ऊपर विश्वास रखिए, मेक श्योर कि आप क्लासेस को रेगुलरली देख रहे हैं, मेक श्योर कि आप अपने पास में होमवर्क करते जा रहे हैं और आप उसी रूटीन के साथ में चलते जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए जी, बाय बाय एवरीवन, लव यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय 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 बाय।